डाइटिशियन आपको हेल्प करेगी टू चार्ट आउट योर मील्स, और न्यूट्रिशनिस्ट विल गिव यू अ ब्रॉडर पिक्चर कि भाई व्हाट इज हेल्दी, व्हाट इज अनहेल्दी, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपके चॉइसेस ऑफ फूड क्या होने चाहिए. सो शी विल गिव यू अ ब्रॉडर पिक्चर. ओवर पीरियड ऑफ द टाइम हम ये भूल चुके हैं कि एक्चुअली हमारा फूड कैसा रहना चाहिए. डेफिनेटली हमें वही ऑयल यूज करने चाहिए जो हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं, जो भी लोकली अवेलेबल है वो हमारे लिए बेस्ट है. लेकिन ये जो फैट इंक्रीज होता है या फिर वेट इंक्रीज होता है, इसके पीछे में रीजन क्या है? काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज होते हैं, तो दे ट्राई टू चूज अ रॉन्ग पाथ. मतलब क्विक फिक्सेस ढूंढते हैं. अभी मुझे पतला होना है तो मैं क्या करूं, सो डिनर स्किप करेंगे, मील स्किप करेंगे. ओवरऑल फैमिली वाइज ही आपका कंजम्पशन कहीं ना कहीं गलत है कि एवरीवन इज पुटिंग ऑन वेट. बट जेनेटिक इज वन ऑफ द फैक्टर. डेफिनेटली देयर आर सम इंग्रेडिएंट्स इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, बट ऑल्सो इट पेनिट्रेट्स योर बॉडी. इशू रहता है गट इशू. ये इनिशियली 50s के बाद में या फिर 40s के बाद में स्टार्ट हो जाता. आप 30s की बात कर रहे हैं. स्कूल के बच्चों में भी एसिडिटी का इशू है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है. अगर आपको हेल्दी फूड चाहिए तो लिटरली यू हैव टू सर्च फॉर इट. तो इसके कुछ सिम्टम्स रहते हैं. अगर हम डेली यूज में न्यूट्रिशंस की बात करें तो ऐसे कौन से न्यूट्रिशंस है जो हमें लगते हैं? So your macronutrients are carbohydrate, protein and fats. Micronutrients will be your vitamins, minerals, fiber. तो आपको क्या लगता है कि वेज के लिए और नॉन वेज के लिए ऐसे कौन से प्रोटीन है? It is not that we don't have it. We have good sources of protein. क्या है, हम खा रहे हैं लेकिन हम सोच के नहीं खा रहे हैं. पल्सेस और राइस ऐसे दो प्रोडक्ट्स है कि जिसमें पॉलिश किया जाता है. जब भी कोई भी चीज पॉलिशिंग में होती है तो फाइबर हम लूज करते हैं. वेजिटेबल इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर. 4 मील कंसेप्ट हमें फॉलो करना चाहिए. इसके कॉन्ट्ररी देयर आर पीपल हु वांट टू गो ऑन अ 2 मील डाइट ऑल्सो. कन्वीनियंट फूड यहाँ पे काफी ज्यादा एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है. आई वुड सजेस्ट कि ये चीजें आपके घर पे स्टॉक नहीं होनी. जो भारत का जो मील सिस्टम है, जो हम लंच हो गया या फिर डिनर हो गया, इसमें ऐसे पर्टिकुलर ऐसे कौन से फूड आइटम है जो आप चाहते हो कि वो ना रहे? कि ऐसे कौन से ब्रेकफास्ट है, इजी वे है कि जो हम खा सकते हैं? आपको प्लान करना है आपका पूरा वीक. आपको वो हिसाब से ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, वो हिसाब से घर पे स्टॉक करना है. अभी हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो सबका पसंद का है, इवनिंग का जो क्रेविंग होता है खाने का. तो उसके ऊपर मेन में सबसे ज्यादा इशू आता है, वो आता है पोस्ट 30 बेली फैट का. तो उस हिसाब से वो आपका फैट एक्यूमुलेशन वहां से जर्नी चालू होता है. क्या हार्मोनल चेंजेस और हमारे फूड हैबिट्स उसको और ज्यादा वर्स्ट बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि इट्स अ साइकिल. जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसके बारे में आप क्या कहोगे? इसमें से एक बात सीखने को मिलती है कि IF इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी शुड डू. हर एक बॉडी के लिए IF इम्पोर्टेंट नहीं है. और थर्ड थिंग, आपको आपके बॉडी का पूरा चेकअप करना ही पड़ेगा. आई गेस रेगुलर बेसिस पे. रेगुलर बेसिस पे आप कौन से टेस्ट रिकमेंड करते हो? काफी सारे ऐसे लेडीज है जो कंसीव नहीं कर पाते. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलिटी इज सपोर्टेड बाय हार्मोन्स. एक 40 के बाद में वुमेन में जो मोनोपॉज है वो स्टार्ट होता है. तो जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वहां से तो आगे तक न्यूट्रिशन जो वैल्यू है या फिर इंटेक है वो कैसा रहना चाहिए? मेन मोनोपॉज का मैंने फर्स्ट टाइम सुना था. हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है, मतलब किसी एक्सीडेंट में है या फिर कुछ इंजुरीज हुई है उनको, तो ऐसे पेशेंट्स को भी एक साइकोलॉजिकल और प्लस एक न्यूट्रिशनल वैल्यू का भी एक सपोर्ट लगता है. डायबिटीज जिसको कहा जाता है कि हम उसको रिवर्स कर सकते हैं. सी डायबिटीज मैनेज करने के लिए 2 न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा हेल्प करता है. चीट डे कैसे प्लान करना चाहिए? डिटॉक्स का प्रोसेस है, हर एक डॉक्टर या फिर उसकी जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से वो चेंज होता है. हमारा जो फूड का कल्चर है वो काफ़ी पुराना है, जिसको हम खाद्य संस्कृति भी कहते हैं. इसको हमने काफ़ी अच्छे से फॉलो किया था, लेकिन काफ़ी सालों से हमने इसको प्रॉपरली नहीं समझा है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये हाई टाइम है कि हम इसको अच्छे से समझें, क्योंकि खाना ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें एनर्जी देता है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ देता है. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है न्यूट्रिशनिस्ट नेहा कावा. इनके साथ हमने काफ़ी डिटेल में बात की है कि हमारा खाना कैसा रहना चाहिए, हमारे नींद कैसे रहनी चाहिए, हमने क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. और मैं सजेस्ट करूँगा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक पेपर और एक पेन लेके साथ में बैठिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती करें और कैसे उसको सुधार सकते हो.
So, without wasting any time, let's jump into the podcast. हेलो नेहा जी, दी हर्षल टॉक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? बस एकदम गुड, ऑल हेल्दी एंड वेल्दी। सब कुछ न्यूट्रिशन के हिसाब से चालू है? हाँ, बैक ऑफ द माइंड तो चलता ही रहता है, तो वो तो चलना ही है। आपका जो ये करियर स्टार्ट हुआ है, तो आपने ये खुद ने चूज किया है या फिर एक्सीडेंटली चूज हुआ है? नहीं, सो एक्सीडेंटली तो नहीं बोल सकते। एक्चुअली मेरे डैड का विजन था कि यू डू समथिंग इन फूड रिलेटेड टू न्यूट्रिशन बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द नीड इन फ्यूचर। सो ये उनका एक विजन था कि आप न्यूट्रिशन रिलेटेड कुछ पढ़ाई करो बिकॉज पीपल विल कम टू यू फॉर न्यूट्रिशन हेल्प। सो एक्सीडेंटल नहीं बोल सकते, पापा का प्लानिंग था, मेरे लिए सरप्राइज ही था। मतलब एक ये विजन था कि ऐसा आगे जाके इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है। यस, वो उनका विजन था वो। सो बिफोर गेटिंग इनटू द करियर मैंने कुछ क्रैश कोर्स किए थे इन माय 12th स्टैंडर्ड वेकेशन, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये चीज में इंटरेस्ट है कि नहीं। बिकॉज पापा ने प्रपोज किया था, फोर्स नहीं किया था, उन्होंने एक ऑप्शन दिया था मुझे कि देख लो अगर तुमको इंटरेस्ट आता है तो। देन आई रिक्वेस्टेड हिम कि फिर आप मुझे थोड़ा सा एक छोटा क्रैश कोर्स करा लो सो दैट आई अंडरस्टैंड कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। सो मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था, फिर आई थॉट कि येस आई वुड बी एबल टू टेक इट अहेड, एंड फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जनरली लेमैन के लिए न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियनिस्ट ये एक ही लेवल पे रहते हैं, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? सो यहाँ पे यस डेफिनेटली इंडिया में ऐसा ही है कि डाइटिशियन बोलो या न्यूट्रिशनिस्ट बोलो, सब एक ही चीज मानते हैं कि ये हमको रेस्ट्रिक्शन देगी कि ये खाना है ये नहीं खाना है। सो डाइटिशियन आपको हेल्प करेगी टू चार्ट आउट योर मील्स। मतलब अगर आप उनसे आपका रूटीन शेयर करते हो या आपको कोई हेल्थ इश्यूज है वो शेयर करते हो, सो वो टाइम टू टाइम आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना है, कौन से टाइम पे खाना है, कितना पोर्शन खाना है, ठीक है। और न्यूट्रिशनिस्ट विल गिव यू अ ब्रॉडर पिक्चर कि भाई व्हाट इज हेल्दी, व्हाट इज अनहेल्दी, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपके चॉइसेस ऑफ फूड क्या होने चाहिए। सो शी विल गिव यू अ ब्रॉडर पिक्चर। सो ऑन अ लॉन्ग रन न्यूट्रिशन समझना जरूरी है। अगर आपको न्यूट्रिशन समझ में आ गया तो आप आपके रूटीन के हिसाब से आपके डाइट में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आप 9 to 5 जॉब में है, कल आप सपोज नाइट शिफ्ट में है। सो अगर आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज होगा सो आप वो चीज अच्छे से मैनेज कर पाओगे अगर आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज है। घर में अगर न्यूट्रिशनिस्ट है और डाइटिशियन है तो टेस्टिंग बर्ड के लिए वो एक टेरर रहता है कि वो आपको खाने नहीं देता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, और उसमें से वो लेडी है तो नेक्स्ट लेवल हो जाता है वो। तो घर में भी आपके ऐसे ही है? अभी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बिकॉज आई स्टे इन अ जॉइंट फैमिली। सो ये जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, जैसे मेरी शादी हुई, मैं नए फैमिली में आई, बीइंग अ डाइटिशियन मुझे सब हेल्दी खाना है, लेकिन पहले से जो उनकी ईटिंग हैबिट्स चलती आ रही है उसको आप ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकते हो और उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जैसे वो हेल्दी खाना शुरू कर दे। क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ाई किया है तो मुझे पता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो वो ग्रेजुअली इंकलकेट करना पड़ता है बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली इतना इजी नहीं है कि आप किचन में सारी चीज अचानक से चेंज कर लो। एज सिंपल एज कुकिंग ऑयल, ये चेंज करने के लिए भी सालों जाते हैं। सो इतने स्पेसिफिक होते हैं किचन के कुछ फूड आइटम्स कि आप उसको इमीडिएटली चेंज नहीं कर पाते हो। सो इन दैट केस एक ग्रेजुअल आपको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है कि फैमिली को भी इंपॉर्टेंस पता चले। एंड कैसा है कि अगर एक जन जैसे न्यूट्रिशियस या हेल्दी फूड को हमेशा माना जाता है कि वो टेस्टी नहीं होता है, लेकिन जैसे अगर आप खा रहे हो, सामने वाला ट्राई कर रहा है तो उनको ऐसे लगता है अरे हेल्दी फूड इतना भी अनटेस्टी नहीं है, इट इज टेस्टी। सो वैसे ग्रेजुअली फिर वो चीजें शुरू हो जाती है घर पे। जैसे हम हमारा कल्चर देखेंगे तो कल्चर में फूड आइटम्स का मतलब या फिर फूड कल्चर काफी एक पुराना है जिसको हम खाद्य संस्कृति भी कहते हैं। क्या आपको लगता है ओवर पीरियड ऑफ द टाइम हम ये भूल चुके हैं कि एक्चुअली हमारा फूड कैसा रहना चाहिए? डेफिनेटली ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट्स काफ़ी चेंज हो गई है, लेकिन हमारा जब हम कंसल्ट करते हैं किसी भी क्लाइंट्स को, सो वी मेक श्योर दैट वी स्टिक टू द ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट्स। बिकॉज आप जहाँ से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ साउथ इंडियन, ठीक है, उनके जेनेटिक्स ऐसे होते हैं कि दे आर मोर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग राइस बेटर देन चपाती।
सो अगर कोई साउथ इंडियन हमारे पास आता है तो वी मेक श्योर यू नो दैट कि हम उनके ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट्स ही फॉलो करें, बट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, जॉब का जो टाइमिंग होता है, दे आर नॉट एबल टू गेट दैट फूड अवेलेबल ऑल द टाइम। इसकी वजह से ईटिंग हैबिट्स काफी चेंज हो गई है। इट इज ईजी टू यू नो कैरी रोटी सब्जी इन टिफिन rather than carrying a rice and curry. So वो convenience के हिसाब से भी traditional eating habits काफी change हो गई है। So वो केस में yes, traditional meals बहुत कम हो गए हैं as compared to you know the junk food or whatever food is available. People try to choose that what is convenient. Convenient ये सबसे बड़ा वर्ड है। हाँ। जैसा आपने ऑयल के बारे में कहा था, तो मैंने बीच में कभी पढ़ा था कि हमें वही ऑयल यूज करनी चाहिए जो हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं, ना कि कहीं इंपोर्ट किया हुआ कोई ऑयल है या फिर किसी दूसरी कंट्री ने कुछ इन्वेंट किया है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से भी हम ऑयल निकाल सकते हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो क्या सच है? यस, सो फर्स्ट थिंग तो हम फॉलो करते हैं कि जो भी लोकली अवेलेबल है वो हमारे लिए बेस्ट है, जो हमारे रीजन में बनता है, जो हमारे रीजन में अवेलेबल है। सो फर्स्ट थिंग इट इज गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। सेकेंड थिंग कि बिकॉज वो हमारे यहाँ पे बनता है तो वो प्योर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो हमारे यहाँ ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, हमारे यहाँ ही ग्रो हो रहा है। सो जैसे आप देखेंगे काफी पहले के लोग दे यूज्ड टू हैव अनफिल्टर्ड कोकोनट ऑयल, कच्ची घानी का तेल है, मस्टर्ड ऑयल। सो दीज आर एक्चुअली बेटर वेराइटीज ऑफ ऑयल जो हम भूल गए हैं। लाइक वी हैव स्टार्टेड यूजिंग मोर ऑफ रिफाइंड ऑयल्स, मोर ऑफ यू नो सनफ्लावर, सैफलावर ऑयल हम यूज करने लगे हैं। सो ट्रेडिशनल ऑयल्स आर ऑलवेज बेटर। आप देखेंगे आज भी साउथ इंडियंस भी कम हो गए हैं जो कोकोनट ऑयल में कुकिंग करते हैं, अदरवाइज ट्रेडिशनली वो कोकोनट ऑयल ही यूज करते थे कुकिंग के लिए, विच वॉज अ वेरी गुड वेराइटी ऑफ ऑयल। इट वॉज अ MCT ऑयल जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। सो उसका अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है, इट इज लाइटर ऑन डाइजेशन। सो डेफिनेटली ये जो ऑयल चेंज का ट्रेंड आता है कि ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, सो ये सारे ऑयल का जो हम यूजेज करते हैं हमारे डाइट में, सो कहीं ना कहीं नॉट रिक्वायर्ड। इट्स डेफिनेटली एन एडिशनल एक्सपेंस टू योर डाइट। ये जो हमारा पॉडकास्ट है, ये जो कंजम्पशन है वो जनरली एक यंगस्टर या फिर जेनजी इनमें ज़्यादा होगा। तो उनके रिलेटेड मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि अभी जो देखा जाता है जनरली कि जो गर्ल्स है टिपिकली फ्रॉम 15 to 25 तक का या फिर 28 तक का, उनमें एक चीज़ रहती है कि उन्हें फैट रिड्यूस करना है, उनको स्लिम होना है या फिर फिट होना है। लेकिन ये जो फैट इंक्रीज होता है या फिर वेट इंक्रीज होता है, इसके पीछे में रीज़न क्या है? मतलब कुछ फैमिली बैकग्राउंड रहता है या फिर ईटिंग हैबिट्स रहती है या फिर हम ज़्यादा ही कुछ मॉडर्न खाने के पीछे भागते हैं, क्या है एग्जैक्टली? सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 15 का एज आपने बताया ना, सो दैट इज लाइक मोर और लेस गर्ल्स अचीव प्यूबर्टी एट दैट टाइम। ठीक है, सो काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज होते हैं, फिर पीयर प्रेशर, दे आर मोर इनटू फ्रेंड्स, कि अरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं। सो वो हिसाब से फिर थोड़ा बॉडी शेमिंग का इशू हो जाता है, तो उस हिसाब से उनका ऐसे गोल हो जाता है कि हाँ हमको वजन कम करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टीनेजर्स जो सोशल मीडिया पे होते हैं तो दे ट्राई टू चूज अ रॉन्ग पाथ, मतलब क्विक फिक्सेस ढूंढते हैं। ठीक है कि अभी मुझे पतला होना है तो मैं क्या करूं, सो डिनर स्किप करेंगे, मील स्किप करेंगे, दे विल स्टार्ट हैविंग सम यू नो एवोकाडो सैलेड्स है या सिर्फ सैलेड्स खाएंगे पूरा दिन और कुछ दूसरे फूड्स इंक्लूड नहीं करेंगे जस्ट टू लूज वेट। सेकेंड थिंग, अगर आपके फैमिली में ईटिंग हैबिट्स ऐसी है, काफी यू नो क्लाइंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम हमारे घर में सभी मोटे हैं। सो दैट मीन्स कि ओवरऑल फैमिली वाइज ही आपका कंजम्पशन कहीं ना कहीं गलत है कि एवरीवन इज पुटिंग ऑन वेट। सी जेनेटिक्स भी होता है, बट जेनेटिक इज वन ऑफ द फैक्टर, इट इज नॉट द ओनली फैक्टर कि आप हाँ आपको मोटापा है, ओबीज हो आप।
So genetic is definitely one of the risk factor, but other risk factors are eating more of empty calorie, that is your junk food, irregular eating timings, eating in large portions, eating binge eating के सीरीज देख रहे हैं, कंटिन्यू खाते जा रहे हैं. ये एक नया ट्रेंड है जो टीनेजर्स और जो यंगस्टर्स है वो करते हैं कि बिंज वॉच करते हैं पूरी पूरी रात, तो साथ में खाना वगैरह होता है. सो बिंज वॉचिंग से रिलेटेड स्लीप इश्यूज रहते हैं, सोते नहीं है अच्छे से, उस कारण उनका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होता है. देन दे कीप ऑन पुटिंग ऑन वेट, फिर नींद नहीं हो रही है तो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेस की वजह से उनके हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं, फिर हार्मोन्स की वजह से उनको क्रेविंग्स आती है. सो इट्स अ साइकिल बेसिकली, जो ये गर्ल्स में ज्यादा पाया जाता है बिकॉज गर्ल्स का फिजियोलॉजिकली जो बॉडी है, सो दे टेंड टू स्टोर मोर फैट एज कंपेयर टू मेल. तो इसीलिए आप देखेंगे कि गर्ल्स को थोड़ा सा ज्यादा इशू होता है रिलेटेड टू बीइंग ऑन अ हेल्दियर साइड और ओवरवेट और ओबीस. जो एज रहता है 30 तक का, तो इनमें दोनों में, बॉयज और गर्ल्स में, एक चीज़ रहती है कि हमें सुंदर दिखना है, हमें जो हमारी स्किन है वो अच्छे से ग्लो करे, हम इन शॉर्ट हम 4 लोगों के बीच में एक अलग दिखे, ये उनका एक रहता है. लेकिन इसके लिए वो कॉस्मेटिक का एक सपोर्ट लेते हैं. बहुत सी बार वो डर्मेटोलॉजिस्ट को भी मिलते नहीं है, डायरेक्ट जो भी इंस्टाग्राम पे एड्स चल रही है या फिर किसी ने बता दिया वो यूज़ करना चालू कर देते हैं, या फिर पील्स अगर है तो कंज्यूम करना चालू कर देते हैं. तो ये जो कॉस्मेटिक्स है जो हम स्किन पे लगाते हैं, तो इसके वजह से हमारे स्किन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है? सो बेसिकली आप देखेंगे ना, एवरी न्यू डे ऑन इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे आपको एक नया स्किन प्रोडक्ट दिखेगा, एंड इतने ब्यूटिफुली वो एड्स क्राफ्ट करते हैं दैट पीपल टेंड टू बाय इट, बट इट इज नॉट द राइट वे बिकॉज वो आपकी स्किन के लिए पर्सनलाइज्ड नहीं है. सो अगर आप आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए बिना खरीद रहे हैं, सो देन दैट इज डेफिनेटली अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस बिकॉज यू डोंट नो योर स्किन टाइप. क्योंकि काफी लोगों की ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन होता है, बट दैट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन. सो वो सब चीजें कंसिडर करना जरूरी है बिफोर बाइंग एनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स. डेफिनेटली देर आर सम इंग्रेडिएंट्स इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, बट ऑल्सो इट पेनिट्रेट्स योर बॉडी. ओके, दैट कैन क्रिएट टॉक्सिन्स. वो टॉक्सिन्स भी आपके हार्मोन इम्बैलेंस कर सकते हैं. So I would, really like to tell your young audience that if you're using any kind of skincare products, please consult with your dermatologist because वो आपको बता पाएंगे वो आपके स्किन के लिए है या नहीं. एंड टॉक्सिसिटी लेवल स्किन प्रोडक्ट्स के थ्रू नहीं होना चाहिए बिकॉज देर आर मेनी अदर वेज वेर वी आर ऑलरेडी एक्सपोज टू टॉक्सिक. सो लेट्स नॉट इन्वॉल्व आवर स्किन एज अ पाथ टू एंटर टॉक्सिन्स इन योर बॉडी. एक इशू रहता है गट इशू. ये इनिशियली 50s के बाद में या फिर 40s के बाद में स्टार्ट हो जाता. अगर हम अभी देखते हैं तो ये अर्ली 30s में ये स्टार्ट हो जाता है और कुछ केसेस से जिसमें 20s में भी ये चालू हो जाता है. तो इसके पीछे में रीजन क्या रहता है? आप 30s की बात कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों में भी एसिडिटी का इशू है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है. सो इनिशियली ये इशू एल्डर्स में होता था लाइक आफ्टर क्रॉसिंग 40-45 बिकॉज नेचुरली उनका गट थोड़ा स्लगिश हो जाता है. ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ एज के फिजियोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से गट थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो उनको ये सारे इश्यूज होते हैं. बट अभी जो गट इश्यूज हो रहे हैं दीज आर मोर लाइफस्टाइल रिलेटेड. खाना ठीक से नहीं हो रहा है, नींद ठीक से नहीं हो रही है, और दे आर जस्ट क्रिएटिंग अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन देयर बॉडी. सो आपका जो गट है वो ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है. ठीक है, सो अगर आप स्ट्रेस्ड हो, नींद नहीं कर रहे हो, सो दैट विल अफेक्ट योर गट. और अगर आपका गट ठीक नहीं है, सो दैट विल अफेक्ट योर मेंटल फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, योर मूड. सो बोथ आर इंटरकनेक्टेड. सो जो जंक फूड इंटेक जा रहा है अनरीजनेबली, उसका कोई हिसाब नहीं है बिकॉज एक्सपोजर ही इतना है. आप कहीं पे भी जा रहे हो, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड. अगर आपको हेल्दी फूड चाहिए तो लिटरली यू हैव टू सर्च फॉर इट कि मुझे कुछ हेल्दी यहां से मिलेगा क्या. सो एक्सपोजर इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से गट इश्यूज बहुत कॉमन हो गए हैं फ्रॉम अ वेरी यंग एज. तो अगर किसी को गट इश्यूज है या फिर उसको स्टार्ट हो गए हैं,
तो इसके कुछ सिम्टम्स रहते हैं कि जनरली पता चले कि हाँ एक्चुअली ये गट इशू है करके? So initially it starts with normal, gas, burping, constipation, acidity. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको frequent acidity हो रही है या खाने के बाद आपको bloated feel होता है, तो these are symptoms के your gut is getting compromised. And gut सबसे important organ है, ठीक है, बिकॉज आप जो भी खाना खाते हो वो सबसे पहले गट में ही जाता है. गट में अगर उसका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो उसके न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं होंगे. सो अगर आपका गट कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप कितना भी अच्छा खाना खा रहे हो, आप कितने भी अच्छे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे हो, लेकिन वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो आप वो लो ना लो कुछ फर्क नहीं पड़ता. इट इज डायरेक्टली गेटिंग फ्लश्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी इफ योर गट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू अब्सॉर्ब इट. सो इसीलिए गट हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम डेली यूज में न्यूट्रिशंस की बात करें तो ऐसे कौन से न्यूट्रिशंस है जो हमें लगते हैं कि एक डेली बेसिस पे हमें लगते हैं, भले आप इसको एज वाइज डिवाइड कर दीजिए, जैसा 15 to 25, 25 to 40, 40 to 60 एंड 60 एंड अबव. सी एज रिलेटेड आप जो पोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ना उसमें फर्क पड़ता है. बाकी व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, सो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड किए गए हैं. सो योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है, जिनका हमको रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, मैक्रो लेवल पे होता है, ठीक है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विल बी योर विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये सारे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है विच आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट उनका कंजम्पशन या उनका रिक्वायरमेंट माइक्रो लेवल पे होता है, ठीक है. जैसे इफ यू टॉक अबाउट कैल्शियम, सो यू लाइक आफ्टर 35 वी रिकमेंड 1000 mg. Okay, whereas when we talk about carbohydrates, so it for a person who is into a moderate lifestyle, he will require around 150 grams. So वो मैक्रो एंड माइक्रो होता है. सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो है विच इज एनर्जी गिविंग. सो अगर आपको लगता है कि यू आर स्पेंडिंग एनर्जी, लाइक आपका काम इतना है कि आप यहाँ से वहां जा रहे हैं, यू हैव मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सो वो कार्बोहाइड्रेट इंटेक आपका उतना ज्यादा हो सकता है. रादर यू हैव टू सप्लाई दैट एनर्जी टू योर बॉडी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन आर टू टेक केयर ऑफ योर मसल्स, हेयर, नेल, योर हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, बॉडी में जो भी फ्लूइड्स रन करते हैं, दे ऑल नीड प्रोटीन फॉर देयर सिंथेसिस. सो हेंस प्रोटीन ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सारी चीजें लाइफ टाइम जब तक आप जी रहे हैं तब तक बननी चाहिए. सो इसकी रिक्वायरमेंट भी कम नहीं होगी. फैट, जहां पे हमारा अनहेल्दी फैट आता है, सो ग्रेजुअली हमको वो अनहेल्दी फैट निकाल कर हेल्दी फैट को हमारे डाइट में इंक्लूड करना है. दैट विल कम फ्रॉम योर नट्स, सीड्स, घी है. सो ये सारी चीजें हम इंक्लूड करें जहां से हमको हेल्दी फैट्स मिलते हैं. बिकॉज जैसे विटामिन है, सो वी हैव फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन. जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनको डेफिनेटली हेल्दी फैट लगेगा टू डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब. एंड फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, सो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे जो विटामिन है ये मेजरली हमको रिक्वायर्ड होते हैं. इसके अलावा गट हेल्थ इशू है तो हमको जिंक कंसिडर करना चाहिए. अगर शुगर रिलेटेड कोई इशू है तो क्रोमियम लेना चाहिए. सो काफी सारी चीजें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी है जो स्पेसिफिकली आपको जो कुछ हेल्थ इशू है या आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे हम सपोर्ट कर सकते हैं. बट एज वाइज अगर हम बाइफरकेट करना चाहे तो अ पर्सन इन हिज यंग एज कैन हैव अ लिटिल लेवरेज ऑफ ईटिंग मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बिकॉज वो यहाँ से वहां घूमते हैं, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा रहती है. फिर जैसे ही दैट पर्सन गोज इनटू अ प्रोफेशनल लाइफ, जैसे उनका करियर शुरू होता है, सो देन दे बिकम अ लिटिल सिडेंटरी. जैसे 25-30 के बाद बैठ के ज्यादा काम हो जाता है, बिकॉज राइट नाउ इट्स डेस्क जॉब कल्चर, ठीक है. सो बैठ के काम करते हैं तो देन यू हैव अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज योर ईटिंग पैटर्न्स. देन यू कैन नॉट हैव सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हाट यू वर हैविंग एज अ टीनेज और इन योर यंग एज व्हेन यू वर मे बी प्लेइंग स्पोर्ट्स और प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स. सो वो वहां से चेंज होता है. फिर आफ्टर 40-45 बिकॉज ऑफ योर एज देन यू हैव टू अगेन चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ योर डाइट. कि जो आप जैसे हमने बोला कि 45 के बाद यूजुअली गट इशू हो जाता है बिकॉज योर गट बिकम्स लिटिल स्लगिश, ठीक है. सो उस हिसाब से आपको डाइट से अगर आप सपोर्ट करोगे सो वो इशू नहीं आएगा.
सो ऐसे एज के हिसाब से मतलब जो आप 20 साल में खा रहे थे वही आप 40-50 में नहीं खा सकते हैं. यू हैव टू चेंज योर ईटिंग हैबिट्स एज पर योर एज. जैसे आपने प्रोटीन की बात की थी, तो प्रोटीन एक सबसे बड़ा फैक्टर है और उसको ढूंढना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नॉनवेज में हमें पता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है. आप एग्स की भी बात करते हैं तो उसमें अच्छे खासे प्रोटीन मिल जाते हैं. लेकिन वही हम बात करते हैं वेजिटेरियन इसमें डिशेस में, तो जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स है उसमें सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन उतनी क्वांटिटी नहीं मिलती जितना नॉनवेज में मिलता है. तो आपको क्या लगता है कि वेज के लिए और नॉनवेज के लिए ऐसे कौन से प्रोटीन है जो ओवर रेटेड है या फिर जिसको हमने निगलेक्ट कर दिया है? ऐसे दोनों बता दीजिए. सो बेसिकली जब हम नॉन वेज प्रोटीन की बात करते हैं उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोला गया है बिकॉज व्हेन यू हैव लाइक यू नो लीन चिकन है, फिश है, एग्स है, सो दे हैव ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दैट इज व्हाई इट इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन. ठीक है. सो ये सारे जो नॉनवेज ऑप्शंस है वहां पे कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, इट इज जस्ट प्रोटीन व्हाट यू गेट फ्रॉम दोज सोर्सेस. और जब भी हम वेजिटेरियन प्रोटीन की बात करते हैं तो अलोंग विद प्रोटीन यू ऑल्सो हैव कार्ब्स. सो अगर आप वेजिटेरियन प्रोटीन का इंटेक बढ़ा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी बढ़ते ही जाएगा बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन. एंड काफी सारे फूड सोर्सेज है वेजिटेरियंस के लिए भी, लेकिन हम इंक्लूड नहीं करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. जैसे आपने मिल्क और डेयरी का बात किया, सो मिल्क कर्ड इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन जैसे वेज में जैसे दाल्स, पल्सेस वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे एसोसिएटेड है वैसे मिल्क प्रोटीन में फैट एसोसिएटेड है. तो अगर आप मिल्क प्रोटीन ज्यादा बढ़ाते हैं, लाइक मिल्क है, कर्ड है, आपके डाइट में ज्यादा करते हैं, तो साथ में आपका फैट इंटेक भी बढ़ता जाएगा. अनलेस यू गो ऑन अ वेरी स्किम्ड मिल्क, 0% फैट वाला अगर आप स्किम मिल्क यूज कर रहे हैं तो ठीक है, तो फैट कंटेंट आपने उसमें से रिड्यूस कर दिया है. एंड कमिंग टू वेजिटेरियन प्रोटीन, सो योर दाल, बीन, पल्सेस, लेंटिल्स, ये सारे गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. योर चिकपी, सोयाबीन, टोफू, ये सारे वेजिटेरियंस के लिए काफी अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन हम रेगुलरली कितना इंक्लूड करते हैं उसके ऊपर है. आइडियली आपके हर एक मील में प्रोटीन होना चाहिए. सो अभी का जो लाइफस्टाइल है, मोस्टली आई सी दैट यू नो माय क्लाइंट्स आर ईटिंग रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी. दाल वीक में 1 बार बनती है, 2 बार बनती है. सो इट इज कि हमारी कुकिंग हैबिट्स चेंज हो गई है. वी आर नॉट मेकिंग इट. इट इज नॉट दैट वी डोंट हैव इट, वी हैव गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. ठीक है. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सो अगर आप एक मील ले रहे हैं तो उसमें या तो प्रोटीन आपके सैलेड में से आ सकता है, सो मे बी यू कैन मेक अ स्प्राउट सैलेड और अ चिकपी सैलेड एंड देन हैव योर रोटी सब्जी. सो वो आपका प्रोटीन आ गया. और एल्स मे बी यू कैन मेक अ पल्स वेजिटेबल, इट कुड बी छोले, चना, राजमा, मूंग, मटकी. सो दैट विल ब्रिंग इन प्रोटीन फॉर दैट मील. सो हमें प्लान करना है. बेसिकली क्या है, हम खा रहे हैं लेकिन हम सोच के नहीं खा रहे हैं कि जो हमें खाना चाहिए वो खा रहे हैं, कि अवेलेबिलिटी, टाइम, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है और हम सिर्फ खा रहे हैं. जैसे आपने अभी दाल की बात की थी, पल्सेस, तो पल्सेस और राइस ऐसे 2 प्रोडक्ट्स है कि जिसमें पॉलिश किया जाता है. तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें से जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा निकल जाती है. काफ़ी ऐसे रिनाउंड कंपनीज है जो ऐड भी करते हैं कि हम पॉलिश ये जो पल्सेस है या फिर राइस है हम ये सर्व करते हैं. तो एक्चुअली ये बेनिफिशियल है या नहीं है? सो बेसिकली जब भी कोई भी चीज पॉलिश्ड होती है, सो दे वांट टू मेक दैट प्रोडक्ट यू नो लुक ब्यूटीफुल, भले फिर वो हेल्थ के लिए ब्यूटीफुल हो ना हो. सो वी लूज ऑन लॉट ऑफ फाइबर. जब भी कोई भी चीज पॉलिशिंग में होती है तो फाइबर हम लूज करते हैं. बट अगेन अगर फाइब्रस राइस और दाल अवेलेबल ही नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है. वी हैव टू बाय वॉट एवर इज अवेलेबल लोकली. सो इन दैट केस वेजिटेबल इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर. सो अगर हमें पता है कि राइस पॉलिश्ड है, उसमें से फाइबर हमने मिस आउट कर दिया है, तो वी कैन ब्रिंग इन सैलेड टू सपोर्ट दैट. सो वी हैव टू फाइंड आउट वेज. एक कहा जाता है कि हमें 4 मील कंसेप्ट हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये कैसे फॉलो करना चाहिए? मतलब उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं और उसके टाइमिंग कैसे कर सकते हैं? सी अभी ये जो 4 मील का पैटर्न है ना,
बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने बजे से आपका रूटीन स्टार्ट करते हैं, व्हाट टाइम यू हैव योर फर्स्ट मील. इसके कॉन्ट्ररी देयर आर पीपल हु वांट टू गो ऑन अ 2 meal डाइट ऑल्सो, ओके, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है, और एल्स दे वांट टू ईट ओनली 2 meals, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आप बोल सकते हैं. सो 4 meal का कॉन्सेप्ट ऐसा है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये 3 meals तो मोस्ट ऑफ द पीपल, इंडियन पीपल हैव इट. आपको बीच में एक स्नैक सिर्फ ऐड करना है, विच इज यूजुअली इन द इवनिंग टाइम. ओके, अभी इवनिंग टाइम का अगर आप स्नैक ले रहे हैं ना, सो आप डिनर माइंडफुली खा पाएंगे. अगर इवनिंग का स्नैक जो यूजुअली लोग मिस करते हैं, या फिर वहीं पे जंक खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर वो मिस हो रहा है तो आपको डिनर के लिए बहुत ज्यादा हंगर होगा, देन यू विल ओवर ईट फॉर योर डिनर. बट डिनर के लिए आपको इतना फूड की जरूरत नहीं है, बिकॉज देन आप सोने ही वाले हैं. सो आपको इतने फूड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फूड इज फॉर एनर्जी. बट आफ्टर डिनर यू डोंट हैव एनीथिंग टू स्पेंड दैट एनर्जी. तो वो आपका एक रॉन्ग डिसीजन हो गया टू ईट अ हैवी डिनर. एंड अगर आप कुछ जंक खा रहे हैं इन द इवनिंग टाइम, तो वो आपका एक एम्प्टी कैलोरी इनटेक हो गया, लाइक यू आर गेटिंग नो न्यूट्रिशन बट यू आर जस्ट एडिंग कैलोरीज टू योर डाइट. दैट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू वेट गेन. सो यूजुअली आई हैव सीन, पीपल आर हंग्री बिटवीन 5 to 6, और अगर वो 5 to 6 का मील प्लान्ड नहीं है तो फिर जो भी अवेलेबल है वो खा लेते हैं, एंड उसके बाद फिर वेट गेन की जर्नी शुरू हो जाती है. जनरली जब हम अपने रिलेटिव से या फिर फ्रेंड से मिलते हैं, तो उसमें जो मेन एरिया रहता है या फिर मेन कंसेप्ट जो रहता है वो फूड का रहता है, कि फूड के ऊपर हम मिलते हैं. या फिर अगर आप एज अ पार्टी भी जा रहे हो तो ड्रिंक्स है, लेकिन साथ में फूड्स है ही. तो हर जगह पे फूड एक कॉमन फैक्टर हो जाता है. तो क्या आपको लगता है कि हमने बहुत ज्यादा इसको ध्यान देना चालू किया है कि नहीं, हमें फूड चाहिए ही चाहिए? सो पहले से ही फूड हैज बीन पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, एनी काइंड ऑफ गैदरिंग, भले पॉजिटिव नेगेटिव हो, फूड इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट. कि हम पहले से ही ट्रेडिशनल ऐसा है कि दिवाली पे किसी के घर जा रहे हैं तो खाने पे जाते हैं, ठीक है, किसी का बर्थडे पार्टी है तो मील्स होते हैं. सो डेफिनेटली फूड इज इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट क्वालिटी ऑफ फूड, ये हमारे हाथ में है. ठीक है, हम क्या सर्व करते हैं हमारे गेस्ट को. अभी इसमें अगर बहुत ज्यादा हेल्दी सर्व करते हैं तो सामने वाले हेल्दी खाना चाहते हैं कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क होता है. सो आई बिलीव इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन, कि आप थोड़ा सा ऐसा फूड रखो विच एवरी एज ग्रुप कैन एंजॉय, एंड ऑल्सो यू शुड हैव सम हेल्दी पोर्शन, कि इफ समवन लाइक जिनको नहीं खाना है अनहेल्दी फूड, हु इज इनटू प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग हेल्दी, तो वो खा सके. और अभी तो मैं आपको बोलूं ऐसा ट्रेंड है अभी कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है उस पे अगर आप हेल्दी खाना लेके बैठेंगे ना, तो लोग आके आपको पूछेंगे, अरे तू डाइट पे है क्या? सो विच इज वेरी रॉन्ग. लाइक that has to be practice of eating, that you eat healthy food throughout the week, and then maybe one day can be a cheat meal where you just enjoy the meal what you like, the junk food if you crave for it, just to satisfy your tongue. जो आपने कन्वीनियंट फूड की बात की थी, तो कन्वीनियंट फूड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करता है. कि हाँ, हमें पता है कि बच्चे आने वाले हैं तो उनको हम पैकेट फूड दे दो, वो खुश हो जाएंगे, वो एंजॉय करेंगे. खेलने वाले भी है साथ में, तो कुछ ना कुछ उनका मंचिंग चालू रहेगा. एल्डरली है, उनके लिए भी वैसे ही है सेम, कि जो पैक फूड है वो लेके आओ, फ्राई कर लो या फिर थोड़ा सा रोस्ट कर लो और खा लो. तो कन्वीनियंट फूड को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सी, इसका फर्स्ट तो ये है, कन्वीनियंट है तो यूजुअली वी वांट टू मेक आवर लाइफ वेरी कन्वीनियंट. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ये चीजें आपके घर पे स्टॉक नहीं होनी चाहिए. अगर आप घर पे स्टॉक कर रहे हो, बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी है, अगर कोई चीज आपके शेल्फ पे पड़ी है, आपको भूख लग रही है, आप किचन में जाके ढूंढ रहे हो, आपको दिख रही है, तो आप डेफिनेटली वो लेके खाओगे. ठीक है, अगर आप कॉन्शियस ईटिंग कर रहे हो कि नहीं मुझे पैकेट फूड नहीं खाना है, तो आप एक बार देखोगे नहीं खाना है, दूसरी बार नहीं खाना है, फिर रिपीटेटिव जब भी ऐसे होगा, फिर कभी आपका स्ट्रेस लेवल हाई है या मूड नहीं है या मूड है, तो आप बोलोगे यार 10 दिन से मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं, आज तो मैं खाऊंगा ही. एंड दैट टाइम यू विल जस्ट फिनिश इट ऑफ, क्योंकि आपको ऐसा है मुझे 10 दिन से खाना था, मैंने 10 दिन से नहीं खाया, तो आज मैं खा ही जाऊंगा.
तो वो इशू होता है। अभी ये एडल्ट्स के साथ होता है, तो बच्चों को तो जो दिखेगा वो वही मांगेंगे। तो अगर आपके घर पे ये सारी चीज स्टॉक्ड है तो देन यू विल टेंड टू ईट, बिकॉज वो खाने के लिए ही लाया गया है, राइट? तो फिर वो तो खाना होगा ही। सो द बेस्ट ट्रिक इज टू नॉट हैव देम एट होम। अगर आपको ऐसा है कि आप वर्किंग है, मतलब यू हैव टू मेक थिंग्स अवेलेबल, सो ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सींग चना, मखाना, कुरमुरा, ये सब चीजें ऐसी है जो आप एक पूरे हफ्ते का स्टॉक करके रख सकते हो। सो अगर आपके बच्चे वही चीज देख रहे हैं अवेबिलिटी वाइज, तो वो वही चीज मांगेंगे। जो हमने मील की बात की, तो इसमें जो हमारे जो भारत का जो मील सिस्टम है, जो हम लंच हो गया या फिर डिनर हो गया, इसमें ऐसे पर्टिकुलर ऐसे कौन से फूड आइटम है जो आप चाहते हो कि वो ना रहे हमारे खाने में, इमीडिएट बेसिस पे हमें वो निकालनी चाहिए? सी, हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल मील है ना, दैट इज वन ऑफ बेस्ट एंड बैलेंस्ड मील, बिकॉज रोटी, सब्जी, दाल, राइस, सैलेड, ठीक है, वन रोटी, राइस, दाल, ये सब मिलके एक बैलेंस्ड मील बनता है, where it has good proportion of carbohydrate, protein, fat. If you add salads, then vitamins, minerals भी आ गए। तो जो हम माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहे थे, वो सारा ही ट्रेडिशनल मील में आ जाता है। इट इज जस्ट यू हैव टू ईट इट इन पोर्शन। आपको पता होना चाहिए, अगर आप सपोज लंच जो क्वांटिटी है आपका, वही सेम क्वांटिटी का आप डिनर नहीं खा सकते हैं। यू कैन हैव सेम फूड, ठीक है, रोटी सब्जी दाल राइस लंच में खाया, रोटी सब्जी दाल राइस आप डिनर में खाओ, बट इट शुड बी ऑलमोस्ट हाफ द पोर्शन ऑफ योर लंच। बिकॉज लंच के बाद सपोज आप 1 बजे लंच कर रहे हैं, आप 11 बजे सोते हैं, सो 1 से 11 का टाइम है आपके पास वो फूड को यूटिलाइज करने के लिए। वेयर डिनर अगर आप 8-9 बजे कर रहे हैं, तो देर इज ओनली 2-3 आवर्स where your body doesn't need so much energy. So accordingly you have to cut down your portion. आप सेम पोर्शन तीनों मील में नहीं खा सकते हैं, बिकॉज आपके बॉडी का एक्सपेंडिचर क्या है वो हिसाब से आपको खाना है। वो अगर सारे लोग समझ गए तो फिर दे वुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। जो आपने अभी टाइमिंग की बात की थी, आपने लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया या फिर इवनिंग स्नैक्स हो गया, तो आइडियली इनका टाइमिंग क्या रहना चाहिए कि कौन से टाइमिंग तक हमें ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए? सी, अभी आपका मील गैप क्या है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु इज हैविंग ब्रेकफास्ट अराउंड 8:30, हाँ 8:39 में अगर ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ होना जरूरी नहीं है। देन 12:31 वुड बी अ डिसेंट टाइम टू हैव देयर लंच। फिर लंच के बाद अगर डिनर 8 बजे है, 9 बजे है, सो देन देयर इज अ लॉन्ग मील गैप। ओके, सो देन एक 4:35 वो मील गैप को ब्रेक करना है और वहां पे एक छोटा सा स्नैक लेना है। इट कुड बी जस्ट हैंडफुल ऑफ नट्स अलॉन्ग विद अ फ्रूट, और मे बी थोड़ा मखाना खा लिया, रोस्टेड चना खा लिया। बट अगर आपको ऐसा है कि मुझे 5 o'clock आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, देन आई एम नॉट माइंडफुल ऑफ व्हाट आई एम ईटिंग, ठीक है, तो ट्रेन योर बॉडी कि आप 4:30 को ही कुछ सोच के खा लो। बिकॉज एक बार हंगर स्ट्राइक हो गया ना आपके ब्रेन में, देन यू विल जस्ट लुक फॉर फूड, वॉट एवर इज अवेलेबल यू विल जस्ट ट्राई टू ग्रैब इट। सो वो चीज हमको समझनी है कि भाई 5 बजे मुझे एक्सट्रीम भूख लगती है, तो 4:30 लेट मी जस्ट मेक थिंग्स अवेलेबल फॉर मी कि मुझे क्या खाना है। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी इसी में अगर इफ समवन इज हैविंग ब्रेकफास्ट एट 6:37, सपोज ऑफिस से निकलने के पहले घर से कुछ खा के जा रहे हैं 6:37 को, एंड देन लंच इज एट 12:30, देन एक 10:30 वाला मील उनको एक जरूरत पड़ती है। इफ दे विल नॉट हैव दैट मील, देन दे विल बी एक्सट्रीमली हंग्री फॉर देयर लंच, एंड फिर वो लंच ओवर ईट करेंगे। सो वो हिसाब से मील का स्पेसिंग होना चाहिए कि व्हाट टाइम यू स्टार्ट ईटिंग। जैसे अभी हमने बात की ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब मील की, तो इसमें हमें कॉम्बिनेशन करना है। जैसे मॉर्निंग में मैंने जूसेस कंज्यूम कर लिए, घर में फ्रूट्स थे, उसको मैंने जूसेस में कन्वर्ट किया और उसको कंज्यूम कर लिया, तो उसके साथ मुझे क्या खाना चाहिए? सेम वे लंच में मेरा कॉम्बिनेशन कैसा रहना चाहिए फूड का? ऑब्वियसली जो ऑफिस गोइंग पीपल है उनके हिसाब से, फिर इवनिंग का जो स्नैक्स है वो, और डिनर, तो इन सब में मेरा कॉम्बिनेशन कैसा रहे ताकि मुझे प्रोटीन, न्यूट्रिशन, सारे जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली मिले।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बट हम जूसेस नहीं रेकमेंड करते हैं, बिकॉज इवन इफ इट इज होममेड जूसेस हम उसको छानते हैं, ठीक है, सो फाइबर सब चला जाता है। एंड वी ऑलवेज प्रिफर हैविंग फ्रूट्स, बिकॉज अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑरेंज जूस की बात करें, टू गेट 1 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस एटलीस्ट आपको 3 to 4 ऑरेंजेस डालने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आप खा रहे हो तो आप इतने 3-4 ऑरेंज नहीं खा पाओगे, आप एक खाओगे, बहुत ज्यादा भूख लगी रहेगी तो 1.5, उससे ज्यादा आप नहीं खाओगे, ठीक है। सो इन दैट केस आप अगर जूस ले रहे हो तो 4 ऑरेंजेस जा रहे हैं आपके डाइट में, एंड विच इज एक्सक्लूडिंग फाइबर। तो आपको सिर्फ शुगर मिल रहा है, बिकॉज इन प्रोसेस ऑफ जूसिंग विटामिन एंड मिनरल्स भी लूज होते हैं। तो फिर आपके पास जो ग्लास बचा है विच इज डेफिनेटली फ्रूट शुगर, बट इट इज अ शुगर, तो वो हम रिप्लेस करेंगे होल फ्रूट से। एंड देन योर ब्रेकफास्ट, जैसे हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंड इंडियन कुकिंग में फैट इज द बेस। हम तड़का तेल में देते हैं या घी में देते हैं, सो फैट तो इनविजिबली आ ही जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैविंग उपमा या पोहा खा रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, या ओट्स खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। सो वी वॉन्ट कि वी एड अ लिटिल ऑफ प्रोटीन ऑल्सो टू इट। सो प्रोटीन कहाँ से आएगा, ठीक है, इधर आप उपमा पोहा का जब भी वघार देते हो तो यू एड हैंडफुल ऑफ स्प्राउट्स इन इट, तो थोड़ा सा प्रोटीन आ गया। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं वो टेस्ट मुझे नहीं जमेगा, तो मे बी यू कैन एड अ बोल ऑफ बॉइल्ड मूंग, ओके, कोई पल्स ऐड कर लिया। एंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस दे कैन इजीली जस्ट ऐड 1 बॉइल्ड एग, सो वो उनका मील बैलेंस्ड हो गया। लंच में जैसे मैंने आपको बताया कि हम यूजुअली रोटी सब्जी खाते हैं, सो अगर प्रोटीन लाना है, सो फर्स्ट सैलेड बिकम्स मैंडेटरी। अभी अगर प्रोटीन लाना है तो या तो वो स्प्राउट सैलेड हो सकता है, या तो वो पल्सेस का वेज हो सकता है। भले आप रोटी सब्जी खा रहे हो, लेकिन ट्राई टू ब्रिंग इन प्रोटीन। डिनर में भी आपका फोकस वही होना चाहिए कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। सो जैसे दाल है, पल्सेस है, वही हमारे लिए वेजिटेरियंस के लिए सोर्सेज है, ठीक है। सो बेसन चीला, मूंग दाल चीला है, मिक्स दाल ढोकला है, these options can be opted, or else simple dal rice is also a very good option to have for dinner. Okay, a little thick dal, जितना दाल रहेगा उसका half portion आपको राइस लेना है, and your overall portion of dinner should be minimum of what you had throughout the day. जो आपने जूस की बात की थी कि जहाँ पे हम शायद तक 4 ऑरेंजेस या फिर 4 फ्रूट्स हम कंज्यूम कर लेंगे 1 ग्लास के जूस के लिए, तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कहीं पे कि जितना टाइम आप कंज्यूम करने के लगाते हो, मतलब च्यूइंग से आप जो कंज्यूम करते हो खाते खाते, तो उसमें जितना न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मिलता है, मतलब इनटेक होता है उतने टाइम में, सपोज 15 मिनट में 1 ऑरेंज हम खत्म कर रहे हैं, तो उतना टाइम हमें वो पूरा कंजम्पशन के लिए मिलता है, ताकि बॉडी प्रॉपरली वो गेन भी कर पाती है चीज़ों को, मतलब यूटिलाइजेशन प्रॉपरली होता है। तो ये क्या सच है? डेफिनेटली। सो बेसिकली फ्रूट में फाइबर होता है, सो इट गिव्स यू सटाइटी फॉर अ लॉन्गर एज कंपेयर टू जूसेस, ठीक है। और बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया कि जूसिंग के टाइम ही काफी विटामिन एंड मिनरल्स एटमॉस्फेयर में लूज हो जाते हैं, सो हमको वो मिल ही नहीं रहा है, तो बॉडी का अब्सॉर्ब करने का सवाल ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट देयर इन द जूस एनी मोर। सो वहां से कॉन्सेप्ट आया है कोल्ड प्रेस जूस का, ठीक है। कोल्ड प्रेस बिकॉज देर इज नो हीट इन्वॉल्व्ड, तो वो उसके विटामिन मिनरल्स प्रिजर्व होते हैं। यूजुअली अगर हम घर में हीट क्रिएट होते तो प्रोटीन्स वगैरह सब निकल जाते हैं, प्रोटीन्स नहीं, विटामिन एंड मिनरल्स, हाँ, विटामिन, स्पेसिफिकली विटामिन वी लूज, तो इसीलिए वो कोल्ड प्रेस जूसेस का कॉन्सेप्ट आया है कि लाइक इट इज नॉट एक्सपोज टू हीट, सो यू नो विटामिन रिटेन हो रहे हैं जूसेस में, सो वहां से वो कॉन्सेप्ट आया है। सो जब भी आप फ्रूट खा रहे हो तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करता है एंड देन अब्जॉर्प्शन के लिए जाता है। सो डेफिनेटली बिकॉज उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा रहता है तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू फ्रूट जूसेस। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने फैमिली से दूर रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनको उतने फूड के जो रिसोर्सेस है उतने मिलते नहीं है, या फिर जो पैकेट फूड्स है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, या फिर जो भी लोकल मेस वगैरह है इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हेक्टिक टाइम की वजह से मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप होता है या फिर इम्प्रॉपर होता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से ब्रेकफास्ट है, इजी वे है कि जो हम खा सकते हैं, जिसमें हमें प्रोटीन भी अच्छा मिलेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी मिलेगी, एटलीस्ट दोपहर तक का तो भी एक एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा?
सो ये मोस्ट ऑफ द वर्किंग कपल्स का यही इशू है. फर्स्ट थिंग आई वुड से कि आपको प्लान करना है आपका पूरा वीक. आपको वो हिसाब से ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, वो हिसाब से घर पे स्टॉक करना है. कुछ चीज आप ऑलरेडी घर पे प्लान करके रख सकते हो, जैसे चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स आपने पूरा करके रख दिया है पूरे वीक का. सो यू नो कि आपको ये चीज पूरे वीक लगने वाली है. तो डेफिनेटली वो वीकेंड पे आपका प्लानिंग हो जाना चाहिए कि नेक्स्ट पूरे वीक में आप क्या खा रहे हो. अगर ये करोगे ना तो फर्स्ट यू नो कि आपको क्या कुक करना है, तो इट बिकम्स वेरी इजी. आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मैं क्या बनाऊं क्या करूं. And this is one of the easy option which I usually give to all my clients who are, who leave office early and they tend to skip breakfast. आप cereals consider कर सकते हैं in that case. Overnight soaked oats is a very best meal to have. So उसको oats with milk, उसमें seeds रहते हैं, nuts रहते हैं, fruit रहता है, तो it becomes a package of nutrition which you have to prepare at night. And you can have it in the morning. So morning में आपको वो hustle भी नहीं है कि you have to cook, you have to eat and then go. This is just you have to remove from the refrigerator, warm a little and have it in the morning before you leave for your work. सोक किए हुए जो ये रहते हैं नट्स रहते हैं, बादाम हो गए, काजू हो गए, तो ये कैसे रहते हैं कंज्यूम करने के लिए? So basically soaking हम advise करते हैं to have soaked nuts and seeds because कुछ नट्स एंड सीड्स में देयर आर एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, फाइटेट्स वगैरह होते हैं उसमें. सो उसको बीट करने के लिए हम सोकिंग एडवाइस करते हैं. एंड ऑल्सो अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर बेटर व्हेन यू सोक योर नट्स एंड सीड्स. तो ये नॉर्मल पानी में या फिर मिल्क में, कैसा, हाउ इज इट? नहीं, नॉर्मल पानी में सोकिंग इज फाइन. अभी हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो सबका पसंद का है, इवनिंग का जो क्रेविंग होता है खाने का, तो उसके ऊपर. जैसे हमने कहा था कि अगर इवनिंग में क्रेविंग हो रही है, मुझे कुछ खाना है, तो बेस्ट है कि मैं ऑफिस से बाहर निकलूँ, जो भी फ्राइड मिल रहा है आइटम वो उसको कंज्यूम करूँ. समोसा, वड़ा पाव, ये हम कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर पानी पूरी हो गए, ये चाट आइटम हम कंज्यूम करते हैं. लेकिन वैसा ही टेस्टी वाला कुछ ऐसा मील है कि जो हम कंज्यूम कर सकते हैं? सो ये इवनिंग स्नैक का ही मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज द मील विच इज अ कल्प्रिट. ठीक है, बिकॉज पूरा दिन आप अच्छे से घर का खाना खा रहे हो, टिफिन खा रहे हो, रात को डिनर खा रहे हो, लेकिन ये इवनिंग का ही ये एक मील है जो आपको मतलब थोड़ा सा एंजॉय करना है. बिकॉज वो आप काम में से थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए निकलते हो, तो यू वांट टू ट्रीट योरसेल्फ बेसिकली. तो इन दैट केस फर्स्ट तो आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या अनहेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल है. इसमें से देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एवरीडे जंक फूड ही खा रहे हो या एवरीडे आप हेल्दी ही खा रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी है. अगर आपको ऐसे लगता है कि भाई 5 days a week if you're working, so 1 or 2 day can be little of junk food which could be again very small portion. अगर आपको ऐसा है कि food gives me pleasure, ओके ठीक है, वो खाना आपको प्लेजर देता है, थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करता है, बट रेस्ट ऑफ द मील्स हैज टू बी हेल्दी. तो वो आपको सर्च करना है. कुछ चना चाट अवेलेबल है, स्प्राउट्स बेल अवेलेबल है, वेजिटेबल सैलेड अवेलेबल है, सूखा बेल है, इडली सांबार है, आर दीज थिंग्स अवेलेबल. ठीक है, अभी आप सैंडविच वाला होगा, अगर आप उसको बोलोगे कि एक प्लेट सैलेड विथ गिव मी विथ सम चटनी एंड सम लिटिल चाट मसाला, सो वो आपको बना के देगा. उसके लिए सबवे जाने की जरूरत नहीं है, बट वो इनिशिएट उसको करना पड़ेगा. आपको उनको बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे ब्रेड नहीं चाहिए, यू जस्ट मेक विथ वेजिटेबल. ठीक है, देन अगर चाट काउंटर है तो आप रगड़ा विच इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप उसको जाके बोल सकते हैं कि मुझे पेटिस नहीं चाहिए, सिर्फ रगड़े के अंदर ऐड सम सैलेड, वॉट एवर यू हैव, अनियन, टमेटोज, कैबेज, वॉट एवर यू हैव, एड दैट, गिव अ लिटिल चटनी एंड चाट मसाला एंड यू कैन हैव दैट. दैट वुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड हेल्दी ऑप्शन टू ईट. सो आपको जो चीज अवेलेबल है उसमें आप भी थोड़ा सा उसको चेंज करके हेल्दी बना सकते हो. मतलब उसको हमें थोड़ा सा मोल्ड और ब्लेंड करना पड़ेगा. हाँ, और ट्विस्ट करना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए क्या इंग्रेडिएंट्स मेरे लिए हेल्दी है. पता चला वो जो शॉपकीपर बोलेगा क्या आ गए ये लोग फिर से मेरे दिमाग खाने के लिए. नहीं, सो इन दैट केस उनको भी सीखने मिलेगा. आई बिलीव कि वो भी मे बी उनके मेनू में रख सकते हैं कि हेल्दी ऑप्शंस करके,
बिकॉज उनको भी ये नॉलेज नहीं होगा कि अरे भाई इसमें जो हम तला हुआ पेटिस डालते हैं वो अनहेल्दी है, उसको अगर निकाल दिया तो देन रगड़ा पेटिस ऑल्सो, लाइक रगड़ा इज अ हेल्दी फूड. काफ़ी ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको ना बहुत जल्दी नींद नहीं आती है, मतलब सोने के लिए चले जाते हैं 20-25 मिनट्स सिर्फ वो ट्राई करते हैं सोने के लिए, लेकिन नींद नहीं आती है. तो इसके पीछे में क्या रीज़न रहता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रेस लेवल्स है ना, लाइक दैट डजंट अलाउ योर ब्रेन टू काम डाउन. सो हमें दो चीज से नींद आती है. एक, व्हेन द सनलाइट गोज ऑफ, लाइक डार्कनेस जैसे होती है तो हमारे बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है विच इज अ स्लीपिंग हार्मोन. ठीक है. सो जैसे डार्क एनवायरनमेंट होता है वैसे वो स्लीप इंड्यूस होना, मेलाटोनिन प्रोडक्शन शुरू होता है, तो स्लीप आना चाहिए नेचुरली. ठीक है. सेकेंड थिंग इज लाइक ओनली व्हेन योर ब्रेन काम डाउन होगा तो ही आपको स्लीप इंड्यूस होगी. अगर आपका ब्रेन वर्किंग है तो स्लीप इंड्यूस नहीं होगा. तो अभी लाइट के कंपैरिजन में, लाइक अगर हम लाइट की बात करें तो वी हैव लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम क्लोज टू आवर बेड, बिकॉज हम पूरा दिन बिजी रहते हैं. फिर हमको ऐसे लगता है अरे थोड़ी देर तो फोन देखना है या थोड़ी कुछ सीरीज वॉच करनी है. सो वो लाइट का रिफ्लेक्शन आता है. भले एटमॉस्फेयर में लाइट नहीं है लेकिन हमारे घर में है, ट्यूब लाइट्स है, टीवी का लाइट है, फोन का लाइट है. सो वो हमारे ब्रेन को वो मेलाटोनिन सिक्रीट होने ही नहीं देता है, बिकॉज इट स्टिल फील्स के डे है. ओके. सेकेंड थिंग कि आप अगर कोई भी स्क्रीन देख रहे हो, सो योर ब्रेन इज एक्टिव, वो स्टिल ट्रिगर्ड है, कुछ ना कुछ देख रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है. तो आपको अगेन आपका ब्रेन काम नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी. एंड थर्ड रीजन इज इफ यू आर ईटिंग वेरी क्लोज टू योर बेड टाइम, तो उससे क्या होगा कि आपका बॉडी का काम मशीन चालू है अभी. ठीक है. फैक्ट्री बंद नहीं हुआ है. सो जब तक आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक आपका ब्रेन काम नहीं होगा, बिकॉज ब्रेन को सारा काम बॉडी का हो गया फिर ही ब्रेन को शांति होती है कि ओके नाउ आई एम रेडी टू स्लीप. बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जो खा के तुरंत सो जाते हैं. सो दैट वुड बी अ केस वेयर वो बहुत ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्ट है, या सुबह बहुत जल्दी उठते हैं कि बेड पे जाते ही नींद आ जाती है. लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इफ दे स्टार्ट हैविंग अर्ली डिनर तो उनके स्लीप इश्यूज काफी हद तक सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज एक बार बॉडी का डाइजेशन वगैरह कंप्लीट हो गया देन योर ब्रेन स्टार्ट्स कमिंग डाउन विच इंड्यूसेस स्लीप. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ब्रेन. सो इसीलिए रात के टाइम पे थोड़ी सी लाइट्स भी डिम होनी चाहिए. लाइक यू नो डोंट वॉच, अगर आपको सपोज 10 बजे सोना है तो 8 बजे से आपका स्क्रीन टाइम बहुत मिनिमल होना चाहिए. अगर आप 11 बजे सोना है तो फिर 9 o'clock. सो यू हैव टू मेक योर बॉडी इनटू अ प्रैक्टिस ऑफ स्लीपिंग एट अ टाइम. तो उसको धीरे धीरे आदत पड़ेगी एंड देन यू विल बी एबल टू स्लीप. लाइक अगर आपने आदत डाला है कि 11 o'clock, सो वो 11 o'clock यू विल स्टार्ट गेटिंग स्लीप. एक चीज़ मैंने पढ़ी है एक आर्टिकल में कि जब आपको सोना है, मतलब जो आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मुझे सोना ही है, वो टाइम आपके रूम पे कोई भी लाइट नहीं चाहिए. फॉर दैट मैटर 0 का बल्ब भी हम लगाते हैं वो भी नहीं चाहिए. पिच डार्क चाहिए हमें ताकि नींद अच्छे से आए. सेकंड चीज़ मुझे आपसे एक पूछना था कि अगर किसी को कोई आदत है कि जैसे एग्जांपल 11 बजे खाना ख़त्म कर लिया है, 11:30 फिर 12 बजे तक वो पर्सन सो जाता है, तो बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है इसके? सो ये जो लेट नाइट ईटिंग एंड स्लीपिंग इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग on a very large scale affects your fat percentage. Okay, specifically your abdomen fat. तो जो ये प्रैक्टिस में होते हैं ना तो धीरे धीरे पेट बाहर आने लगता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एब्डोमेन इज इजी प्लेस टू accumulate फैट. और ये जो प्रैक्टिस है कि खा के तुरंत सो जाना, सो वहां पे आपका बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया कि उतने एनर्जी की जरूरत नहीं है. सो अगर आप खा के सोते हैं इन योर लाइंग डाउन पोजिशन, योर बॉडी नीड्स मिनिमम एनर्जी. ठीक है. आपका मेटाबॉलिज्म एकदम लीस्ट रहता है व्हेन यू आर लाइंग डाउन. सो लाइंग डाउन पोजिशन में आपने जो खाया है उसका सब कन्वर्जन इनटू फैटी होता है. सो अगर आपको उस पर वर्क करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग लेसर फूड फॉर योर डिनर. सो पोर्शन कंट्रोल करना है डिनर में एंड हैव सम मोबिलिटी. मतलब जो भी जितना भी थोड़ा भी आपने खाया है उसको थोड़ा सा डाइजेशन क्विक करने के लिए हैव अ स्ट्रोल 10-15 मिनट्स एट होम. स्लो वॉक करो, फोन
पे बात करते करते, आपके फैमिली के साथ बात करते करते, या यू नो इफ यू आर वॉचिंग समथिंग, तो वो देखते देखते डू अ वॉक ऑफ 10-15 मिनट्स आफ्टर योर डिनर. अंडरस्टूड के एग्जॉस्टेड रहते हैं, पूरे दिन से थके आए रहते हैं, बट देन दिस स्मॉल थिंग्स यू हैव टू डू टू मेक श्योर दैट यू आर हेल्दी and you don't land up with any health issues for which then you have to spend your time and money visiting doctors. So ये छोटी छोटी चीजें भी अगर हम कर लेते हैं तो डेफिनेटली it helps on a longer run. काफ़ी लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि जिनको सोने से पहले कुछ खाने की इच्छा होती है, मतलब स्नैक्स खा लिया, ड्राई स्नैक्स वो खा लिया, या फिर नट्स खा लिए, वो खा लिए, फिर बाद में आधे घंटे बाद में मैं सो जाता हूँ. तो ये हैबिट अच्छी है, बुरी है, क्या होता है इससे? अगर आप अर्ली डिनर पर्सन है, मतलब आप जैसे 6:37 आपका डिनर कर लेते हैं और नहीं, सोते हैं 10 बजे के बाद में. अच्छा, 10 बजे के बाद में अगर करते हैं और अगर आप 1 बजे भी सो रहे हैं तो आइडियली आपको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है, नॉट न्यूट्रिशनली तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जैसे एक आदत हो जाती है कि समझो सोने से पहले अगर आप किचन में जा रहे हैं पानी पीने के लिए तो आजू बाजू नट्स पड़े हैं तो आपने 2-3 नट्स खा लिए एंड फिर आप सोने जा रहे हो. बट एज फार एज इट इज 2-3 नट्स इट इज ओके. लेकिन अगर आप कुछ बोल भर के बैठ के खा रहे हैं और फिर तुरंत सो रहे हैं तो इट इज कंप्लीटली अ रॉन्ग प्रैक्टिस एंड दिस इज मोर ऑफ साइकोलॉजिकल. ठीक है, सो उसके लिए आपको आपके बॉडी को ट्रेन करना ही है कि दैट यू आर नॉट हंग्री, इट इज जस्ट यू have developed a habit that कुछ खा के ही सोना है. Otherwise, having dinner at 10, sleeping at 12:31 is very much okay. जो मेन में सबसे ज़्यादा इशू आता है वो आता है पोस्ट 30 बेली फैट का. काफ़ी लोग उसमें एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, लेकिन जो उनको इफेक्ट चाहिए या फिर जैसे उनको दिखना चाहिए वैसे दिखते नहीं है. तो बेली फैट का क्या चक्कर है? जैसे मैंने पहले आपको बोला कि अराउंड 30 अ पर्सन सेटल्स डाउन, मतलब जॉब एक हो गया एंड मे बी 3-4 years ऑलरेडी इनटू जॉब, तो बैठ के ही जॉब कल्चर है. सो धीरे धीरे वो फैट एक्यूमुलेट होना शुरू होता है बिकॉज यू आर सिटिंग एंड वर्किंग, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है. तो उस हिसाब से वो आपका फैट एक्यूमुलेशन वहां से जर्नी चालू होता है. सो आप जब भी रनिंग वगैरह करते हो, एक्सरसाइज भी अगर करते हो, आपको ऐसा है पेट कम करना है, सो 1 घंटा करते हो वर्कआउट, मैक्सिमम चलो 2 घंटा करते हो. सो 24 आवर्स में से अगर आप 1 घंटा एक्टिव हो, रेस्ट 23 आवर्स आप क्या कर रहे हो, दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जैसे अभी मैं बैठी हूँ, अगर मैं 8 घंटा, मैं सुबह को 2 घंटा वर्कआउट करती हूँ, फिर मैं 8-9 घंटा बैठ के ही काम करती हूँ, फिर घर पे जाके भी मैं बैठ के ही हूँ. So you have to make sure that you have to be mobile, you have to be active. आपको मूवमेंट देना है आपके बॉडी को. सो कॉर्पोरेट लाइफ में ये सबसे बड़ा रीजन होता है टू गेट बेली फैट, बिकॉज एक बार बैठ गए तो बैठ गए, फिर सीधा घर जाने के लिए उठते हैं. तो वो एक कल्चर को थोड़ा ब्रेक करना है, लाइक rather than using intercoms to talk to your colleagues, make a habit of getting up, going to their desk, walking and coming back. अगर आपके क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, इफ यू डोंट नीड अ लैपटॉप, देन हैव अ हैबिट ऑफ वॉकिंग एंड टॉकिंग. छोटा छोटा बॉटल रखो आपके डेस्क पे, 200 ml का जो ग्लास का बॉटल आता है, सो दैट एवरी टाइम यू फिनिश इट यू हैव टू गो एंड रीफिल इट, सो दैट वहां पे आपका थोड़ा मूवमेंट ऐड हो गया. सो यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट वेज कि मुझे ये कैसे करना है. हम तो ट्राई करते हैं कि 1 लीटर का बॉटल लेके बैठे ताकि शाम तक यही रहे. वही रहे. वो सबसे एक्चुअली प्रॉब्लम है, लेकिन वो कंटा रहता है कि कौन फिर से भरेगा वो. वी टॉक वेरेवर वी ट्राई, व्हेनेवर वी गेट मोर कन्वीनियंट, सो देयर इज एन इशू देयर. एंड मेजर कंसर्न आप देखेंगे ना तो बेली फैट का होता है. नाउ व्हाई बेली फैट इज सो डेंजरस, बिकॉज आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन्स हमारे एब्डोमेन एरिया में है. ठीक है, आप लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, किडनी है, ये सारे ऑर्गन्स एब्डोमेन एरिया में है, एंड एक्सेप्ट फॉर हार्ट एंड ब्रेन. ठीक है, सो दैट इज वाई हम जब भी फोकस करते हैं तो वी फोकस मोर ऑन बेली फैट, कि बेली फैट नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा है दैट मीन्स ये सारे ऑर्गन्स को फैट का कवरिंग हो गया है. सो ऑर्गन्स अगर फैट से कवर्ड है तो वो अपने जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे.
और अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो इवेंचुअली आपकी ओवरऑल हेल्थ पे उसका हार्मफुल इफेक्ट दिखेगा आपको. हाथ जाड़े हैं, पैर जाड़े हैं तो ठीक है, उससे आपके हेल्थ को कोई रिस्क नहीं है. बट डेफिनेटली अगर आपके एब्डोमेन में ज्यादा फैट है तो यू हैव रिस्क ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हार्ट डिजीज, ये सब का यहीं से शुरू होता है. इसीलिए काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे हाथ पैर पतले हैं, खाली पेट पे ही थोड़ा सा फैट है. तो वो पेट पे जो फैट है वही रिस्की है. हाथ पैर मोटे रहेंगे थोड़े से तो ठीक है, लेकिन पेट जितना हो सके उतना एब्डोमिनल फैट शुड बी लेस. जैसे अभी आपने कॉर्पोरेट की बात की थी, तो कॉर्पोरेट में और एक कल्चर आता है, वो आता है ड्रिंकिंग का. और काफ़ी सारे ऐसे रील्स है या फिर रिनाउंड प्रोफेशनल्स है जो ये रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करो अगर आप ड्रिंक कर रहे हो, तो ताकि आपका जो फैटी लीवर है वो आपका इशू नहीं होगा. तो फैटी लीवर, ड्रिंक्स और कॉफ़ी है ऐसा कुछ? नहीं, देयर इज नो रिसर्च विच सपोर्ट्स दिस. कॉफी इज योर कैफेन, ठीक है, वो आपको कैफेन बूस्टेड अलर्टनेस, अवेकनेस देता है. सो देर आर फ्यू पीपल, डेफिनेटली कैफेन हेल्प्स इन बूस्टिंग योर मेटाबॉलिज्म. सो अगर आप फैट लॉस जर्नी पे है, so you can consider coffee as one of the drink in your regular diet. But again, coffee causes a lot of dehydration. So I have seen patients and clients getting dehydrated, getting constipated because of coffee. So it has to be supervised and it has to be monitored कि वो आपको benefit कर रहा है कि नहीं कर रहा है. So वो एक first thing है कि वो आपके लिए है कि नहीं. There is lot of general information floating, but is it working for you? सो अल्कोहल का भी ऐसे था कि पहले ऐसे था ओकेजनली इट इज फाइन, लेकिन ऑफ लेटली हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो टॉक्सिक एक्सपोजर है, वो इतना बढ़ गया है कि वी रेकमेंड टू जस्ट नॉट हैव अल्कोहल एट ऑल. ठीक है, सुनने में थोड़ा ये लगता है बट इट्स अबाउट योर प्रायोरिटी. अगर हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है देन दैट इज नॉट समथिंग विच इज रिक्वायर्ड. सो एज वी नो दैट इट अफेक्ट्स योर लिवर. ठीक है, सो लिवर इज वन ऑफ द ऑर्गन टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी. सो अगर लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इतने सारे जो टॉक्सिन्स एंटर हो रहे हैं हमारे बॉडी में थ्रू पॉल्यूशन, थ्रू प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड, थ्रू कॉस्मेटिक्स, ये इतना सारा जो टॉक्सिन है उसको बॉडी फ्लश ही नहीं कर पाएगा. सो टेकिंग केयर ऑफ योर लिवर इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी. कॉफ़ी का जो हमने बात किया था, तो मैंने एक चीज़ खुद में ऑब्जर्व की है कि नॉर्मली जब मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ तो उसके बाद में मेरा जो वाटर इनटेक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. मतलब ऑलमोस्ट 2-3 घंटे में मेरा 1 लीटर पानी खत्म हो जाता है. तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से, करेक्ट? यस डेफिनेटली. एक इशू रहता है हार्मोनल चेंजेस. ऑब्वियसली ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं एज ग्रुप के हिसाब से. क्या हार्मोनल चेंजेस और हमारे फूड हैबिट्स उसको और ज्यादा वर्स्ट बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि इट्स अ साइकिल. ठीक है, अगर आपकी जैसे स्लीप, स्ट्रेस लेवल मैनेज्ड नहीं है सो दैट विल लीड टू योर हार्मोन इम्बैलेंस. ओके, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं तो आपके फूड के क्रेविंग्स बढ़ जाएंगे. ओके, बिकॉज सर्टन हार्मोन्स आस्क फॉर फूड. सो अगर वो स्पेसिफिक हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन है दैट विल आस्क फॉर लॉट ऑफ फूड, लेकिन अगर आप ज्यादा फूड खाते हो तो आपका ईस्ट्रोजन और लो होता है. सो इन दैट केस यू हैव टू सपोर्ट योर बॉडी. लेकिन क्रेविंग्स इतनी ज्यादा होती है कि आप क्रेविंग सेटिस्फाई करते हो एंड उसकी वजह से आपका वेट गेन होता है. सो अगेन दैट एड्स ऑन टू योर हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड फिर वो साइकिल कंटिन्यू ही रहता है. काफी सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं कि जिन्होंने खुद का एज पोस्ट 50 रिवील करना स्टार्ट किया है, ये दिखाने के लिए वी आर नॉट ऑफ सेम एज, मीन्स वी आर नॉट लुकिंग ऑफ सेम एज. तो यही प्रैक्टिस अभी हम भी इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है कि हाँ मेरा एज 55 है लेकिन बट आई एम लुकिंग एज अ 40. हाँ, तो उसके लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और ये सही में अच्छी प्रैक्टिस है या नहीं है? सी डेफिनेटली जब भी आपको वो आपके फेस पे रिंकल्स दिखते हैं और समवन कमिंग अक्रॉस एंड टेलिंग यू कि अरे यू लुक 50 when you are 40,
then that is the time you feel कि अरे you don't want to grow old because सबको नहीं बूढ़ा लगना होता है. Okay, so those wrinkles on your face, those tend to self motivate. Okay, now we need to do something for your body. You need to do something for yourself. So it is definitely a very good feeling to feel young. So उसके लिए you have to make sure that you are eating well. That is a fuel to your body, to your skin, to your hair. उसके साथ आपको जो भी आपका हेल्थ गोल है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑन अ लिटिल हेवियर साइड, ओवर वेट है आप थोड़े, सो डेफिनेटली वेट कम्स अगर वेट ज्यादा है तो यू लुक मोर. ओके, ये आपकी एज ज्यादा ही दिखती है जब भी आपका वेट ज्यादा होता है. अगर आप 10 kgs भी लूज किया तो यू स्टार्ट फीलिंग यंगर, यू स्टार्ट लुकिंग यंगर. तो ये फैशन इंडस्ट्री का तो है ही, एंड बिकॉज वी ऑल फॉलो फैशन विद सेलिब्रिटीज, तो हमें भी ऐसा ट्रेंड आ गया है कि वी वांट टू लुक यंग. बट देन उनको यंग दिखने के लिए पैसे मिलते हैं, सो वो सेम टाइप ऑफ एफर्ट हम शायद नहीं डाल पाते हैं बिकॉज दे आर इनटू दैट द होल डे. मतलब वर्कआउट भी कर रहे हैं तो उनका पूरा दिन फिटनेस में जाता है, खाना पीना उनका वो हिसाब से बनता है. हियर वी हैव टू मैनेज ऑल ऑफ दैट, बट देन इट इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड थिंग इफ यू वांट टू लुक यंगर. दैट मीन्स यू विल बी मोर फिटर एंड यू विल बी लिविंग अ हेल्दियर लाइफ. जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसके बारे में आप क्या कहोगे? वो कैसा रहना चाहिए? मतलब 8 hours, 12 hours, 16 hours? See, it is a transition period. Okay. 12 hours fasting, 8 hours eating is a very common thing which we usually like intermittent fasting करो या ना करो, we usually recommend कि 12 hours का fasting होना चाहिए so that your body gets enough rest and enough time to heal. So हमारा body auto heal कर सकता है. आज आपके बॉडी में जो भी चेंजेस हुए हैं, कुछ कुछ फिजिकल डैमेजेस हुए हैं बिकॉज यू वर फिजिकली एग्जॉस्टेड, या आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट थे, तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो भी हुआ है, सो अगर आप अच्छे से रेस्ट ले रहे हैं, सो इन दैट 12 hours योर बॉडी कैन हील ऑल दोज चेंजेस एंड नेक्स्ट डे योर बॉडी इज रीसेट. वो फिर से वही फ्रेम में रेडी है आपके पास. That is why your 12 hours fasting is important, so that your body gets enough time. अगर आप खाना खा लेते हैं then body का पूरा healing power है वो convert होता है digestion process में, फिर आपका body digestion absorption में लग जाता है. तो जब भी आपके पास खाना नहीं रहता है तभी ही body auto heal कर सकता है, अपना healing process कर सकता है. But one wrong practice what people usually do is कि fasting जैसे करते हैं, for example they do 16 hours of fasting, ठीक है, एंड 6 to 8 hours ऑफ ईटिंग, राइट. सो वो जो ईटिंग विंडो है उनका, वो ईटिंग विंडो में उनको उनके डेली न्यूट्रिएंट इनटेक फुलफिल करने चाहिए जो यूजुअली नहीं करते हैं. सो अगर वो चीज आप फॉलो कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. अगर फूड से नहीं आ रहा है तो यू आर सप्लीमेंटिंग इट so that you get sustainable result. You can continue it for a long period of time and you will not come with any kind of deficiencies, okay, which will impact your well-being. So for example B12 deficiency very common है, iron deficiency common है जो हो जाता है अगर अच्छे से intermittent fasting नहीं किया तो. So all these supplements have to be added when you are doing intermittent fasting, and if you feel that it is not being taken care of through diet, अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो विद इन 3 months 6 months आपको डेफिशिएंसीज होगी. यू विल स्टार्ट फीलिंग वीक, यू विल स्टार्ट फीलिंग ब्रेथलेस, आपके एनर्जी लेवल्स एकदम डाउन हो जाएंगे. सो देन दैट इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो इसके लिए क्या हमें किसी स्पेशलिस्ट की या फिर न्यूट्रिशनिस्ट की सपोर्ट लेना जरूरी है? डेफिनेटली, इफ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन एन इंटरमिटेंट डाइट, सो दैट वो आपको बताएंगे कि आपके ईटिंग विंडो में इतने कैलोरीज, इतने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स हम दे रहे हैं, एंड अगर उसमें से कुछ मिस आउट होता है तो दीज आर द सप्लीमेंट्स विच यू शुड बी टेकिंग. इसमें मैं 2 एग्जाम्पल लेना चाहूँगा आपको. एक मैंने पॉडकास्ट देखा था मनोज वाजपेयी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 16 hours का IF करते हैं, जिसमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और लंच करने के बाद में उनका पूरा खाना पूरा बंद हो जाता है.
सेकंड एग्जांपल है एक फेमस क्रिकेट प्लेयर का, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो एक्सपायर हुए, क्योंकि इसी चीज़ में उनके कुछ न्यूट्रिशन वैल्यूज कम ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से उनको हार्ट फेल हुआ था। तो ऐसे क्या गलती होती है जनरली कि मतलब आपको सुपरवाइज किया जाता है फिर भी ये आपको हेल्थ के ऊपर आ जाता है? See, there are some bodies which are not meant for intermittent fasting. First of all, अगर आप intermittent fasting start कर रहे हैं, अगर उसका आपको positive effect आपके body पे दिख रहा है, then that is for you. Then you continue doing that. लेकिन for some people, intermittent fasting doesn't work. It gives them a lot of gut issues. उनको ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एंड इवन एज आई सेड कि अगर गट कॉम्प्रोमाइज्ड है फिर भी आप न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी दे रहे हो वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है. सो दैट कुड बी द केस कि अगर इतना सब देने के बाद भी शायद उनको डेफिशिएंसी हुई रहेगी. एंड देयर कुड बी सम मेटाबॉलिक रीजंस ऑल्सो वाई दोज न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, बिकॉज अगर वो सुपरवाइज्ड थे बाय अ न्यूट्रिशनिस्ट, उनको सप्लीमेंट्स वगैरह सब जा रहे थे, सो देन IF would not be the only reason. इसमें से एक बात सीखने को मिलती है कि IF is not the only thing that we should do. हर एक बॉडी के लिए IF इम्पोर्टेंट नहीं है. और थर्ड थिंग, आपको आपके बॉडी का पूरा चेकअप करना ही पड़ेगा, आई गेस, रेगुलर बेसिस पे. या दैट इज अ प्रोटोकॉल कि आप कोई भी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक्सरसाइज चालू करनी है, या आपको यू वांट टू स्टार्ट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ डाइट, आपको कोई पैशन फॉलो करना है, कोई स्पोर्ट खेलना है, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू नो कि आपका करंट हेल्थ स्टेटस क्या है. ठीक है, अगर आप जिम में भी जाते हैं तो आपके ट्रेनर को पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज है. एज सिंपल एज कोलेस्ट्रॉल रहेगा, देन ऑल्सो लाइक योर वर्कआउट हैज टू बी मॉनिटर्ड, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जिसका हाई रहता है उसका हार्ट रेट जल्दी से नॉर्मल नहीं होता है. सो दैट हैज टू बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर वर्किंग आउट. तो आपको पता होना चाहिए एट प्रेजेंट मेरे बॉडी में क्या क्या चेंजेस है, या मेरा प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस क्या है, और मुझे क्या अचीव करना है. सो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए. रेगुलर बेसिस पे आप कौन से टेस्ट रिकमेंड करते हो कि ये ब्लड टेस्ट हो गया या फिर और कोई टेस्ट है कि जो हमें करनी चाहिए ताकि हमें हमारे बॉडी के बारे में पता चले? सारे ही ऑर्गन का टेस्टिंग होना चाहिए. CBC दैट विल हेल्प यू टू नो योर ब्लड लेवल्स. किडनी टेस्ट हो गया, लिवर टेस्ट हो गया, आपका थायराइड हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया कि ब्लड में कितना फैट सर्कुलेट हो रहा है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस शुगर लेवल्स, ओके, ब्लड में कितना शुगर है. सो दीज आर बेसिक वंस अलॉन्ग विद अ रूटीन यूरिन चेकअप. ये काफी बेसिक है, विच लाइक आज के लाइफस्टाइल में यंगर जनरेशन शुड ट्राई टू डू इट वंस इन 2 years आफ्टर क्रॉसिंग 30-35 एवरी ईयर. ये इतना तो चेक कराना ही है कि आपकी सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं. काफ़ी सारे ऐसे लेडीज़ है जो कंसीव नहीं कर पाते. इसके पीछे में रीज़न मे बी उनका पार्टनर भी रह सकता है या फिर वो खुद भी रह सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्टिलिटी इज सपोर्टेड बाय हॉर्मोन्स. अभी हॉर्मोन्स, अगर आपको हार्मोन इम्बैलेंस है, फॉर एग्जांपल थायराइड है, PCOD है, सो देन कंसीविंग बिकम्स डिफिकल्ट फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू. और मेल अगर बहुत ज्यादा सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, लाइक मोर इनटू सिगरेट्स, मोर इनटू अल्कोहल, सो ये दोनों मिलके स्पर्म की क्वालिटी खराब करते हैं. एंड फॉर अ फीमेल इट योर स्ट्रेस लेवल्स, आजकल तो गर्ल्स भी स्मोकिंग अल्कोहल करती है, सो दैट ऑल्सो अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ देयर एग. सो फर्टिलिटी आप देखेंगे ना, तो ये कुछ रीजन से ज्यादा इम्पैक्ट होती है कि आज का जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, देन सब्सटेंस अब्यूज है. सो ये सब मिलके आप डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट करती है. इसके अलावा जो हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके, सो जैसे PCOD मैनेजमेंट के लिए कुछ आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स के टैबलेट्स देते हैं टू नॉर्मलाइज योर हॉर्मोन. सो ऑन अ लॉन्गर रन दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द फर्टिलिटी. एंड अभी के जो यंगस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, तो उसके वजह से गर्ल्स जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है. सो कॉन्ट्रासेप्टिव इज ऑल्सो हार्मोनल पिल. सो वो भी आपकी हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट कराती है आर्टिफिशियली. ठीक है, सो जहाँ पे आप कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हो ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स, सेक्सुअली एक्टिव जल्दी हो रहे हैं लेकिन शादी लेट कर रहे हैं, तो वो जो गैप है जहां पे आप कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हो, तो अनइंटेंशनली यू आर मेकिंग योर बॉडी इनफर्टाइल, राइट, कॉन्ट्रासेप्टिव लेके. फिर एट द एज ऑफ 30 यू डिसाइड टू गेट मैरिड, फिर अभी आप बोलोगे अभी आपको कंसीव करना है,
लेकिन आपने आपकी फर्टिलिटी पूरी डिस्ट्रॉय कर दी है बाय टेकिंग रेपिटेटिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सो अभी सडनली आपको कंसीव करना है तो नाउ हॉर्मोन्स विल नॉट सपोर्ट. सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. क्या इसमें फैट या फिर जो वेट गेन हो जाता है तो ये भी मैटर करता है? Yes, that also matters because weight gain again affects your hormones and hormones will definitely affect your fertility. तो इसके लिए क्या है वेट लॉस के लिए? अभी ये जो वेट लॉस है ना वो भी हमने एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है. बेसिकली आपको पहले तो वो सारी चीज बंद करनी है जो हमें जरूरत नहीं है. ठीक है, सो वो सब जंक फूड अगर हम निकाल दें, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी इम्प्रोवाइज करे इन टर्म्स ऑफ स्लीपिंग ऑन टाइम, मेकिंग श्योर दैट यू आर स्लीपिंग 6 to 8 hours. पानी का इंटेक आप अच्छा रखो सो दैट यू विल नॉट गेट क्रेविंग्स. एंड इफ यू आर ईटिंग योर मील्स ऑन टाइम विथ अ बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन तो आपको वो क्रेविंग्स भी नहीं आएगी. क्रेविंग्स नहीं आएगी तो आप अनहेल्दी नहीं खाओगे तो वेट गेन नहीं होगा. सो फर्स्ट आपको पता है कि आप कहाँ पे रॉन्ग कर रहे हो, पहले वो सब चीज एलिमिनेट कर दो. आपको लगता है कि अरे मेरा जंक फूड इंटेक यहाँ पे है, ट्राई टू एलिमिनेट इट. गेट इनटू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. जैसे हमने बोला कि ऑफिस में आप कैसे एक्टिव रह सकते हो, उसी तरह से कोई फिजिकल एक्टिविटी है जो आपको पसंद है. फॉर एग्जाम्पल गोइंग फॉर अ डांस क्लास, जुम्बा क्लास, कैलिस्थेनिक्स, पिलाटेस, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिम में जाके वर्कआउट करना पसंद है. काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो जरिया ढूंढना है जहां पे वो आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हो एट अ हाई इंटेंसिटी, सो दैट इंटरनल हेल्थ भी अच्छी हो, फिजिकली भी आप फिट रहो, स्ट्रेंथ डेवलप करो, एंड्योरेंस रहे, तो आपकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो आपकी बॉडी की, so that you can be on a healthier side. जो आपने मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन बताया, तो एक सिंपल वे में उसका मीनिंग बताएंगे क्या होता है? मतलब आपके जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम करने चाहिए. जैसे मैंने आपको बोला कि अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो लिवर पे लोड आता है, तो लिवर इज एन ऑर्गन टू डिटॉक्सिफाई. ठीक है, वैसे ही हर एक ऑर्गन के फंक्शंस है. जैसे अगर ओवरीज पे फैट का कवरिंग बहुत ज्यादा है तो वो जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो हमारे बॉडी में एक्ट नहीं करेंगे. रिलीज तो हो रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं कर पाएंगे. तो इन दैट केस आपको पीसीओडी, पीसीओएस के सिम्टम्स दिखाई देंगे. जो भी चीज हमारी बॉडी बना रही है, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन बना रही है लेकिन फैट की वजह से रेजिस्टेंस है, तो वो इंसुलिन और शुगर का मैचअप नहीं होगा तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस है. वो सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस अगर फैट डिपोजिशन ज्यादा है तो धीरे 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 अफेक्ट होने लगेंगे. And that will lead to your lifestyle related diseases. एक 40 के बाद में वुमेन में जो मोनोपॉज है वो स्टार्ट होता है, तो जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वहाँ से तो आगे तक न्यूट्रिशन जो वैल्यू है या फिर इंटेक है वो कैसा रहना चाहिए? See, as soon as women is close to menopause या menopause achieve कर रहे हैं तो there is a lot of fluctuations. ठीक है, बहुत ज़्यादा intense लेवल पे fluctuations होते हैं because of which irritation है, mood swings है, sleep disorders है, high stress levels है, ये सारी चीज़ें होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली का काफ़ी सपोर्ट लगता है टू अंडरस्टैंड कि भाई यू हैव टू सपोर्ट हर. कभी क्रैंकी हो गए हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट रेसिप्रोकेट द सेम फीलिंग. उनको थोड़ा सा काम होने के लिए टाइम देना है फर्स्ट एज अ साइकोलॉजिकल और मॉरल सपोर्ट. फूड चेंजेस ये है कि बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम लूज करती है एंड मसल लूज करती है ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ मेनोपॉज. ये दो चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है फीमेल्स को कि जैसे वो मेनोपॉज एंटर कर रहे हैं दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर वर्किंग फॉर देयर मसल हेल्थ एंड बोन हेल्थ, बिकॉज ये दोनों बहुत हाई स्पीड में डिटोरिएट होता है. कैल्शियम प्रोटीन बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम during this phase. And also there is either there is the periods get scanty or it gets aggravated. तो अगर aggravate हो रहा है तो there is lot of blood loss, so then they have to supplement good nutrition coming from iron source. ये सब चीज का ध्यान रखना होता है. अभी जैसे हम यूजुअली मेनोपॉज की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट फीमेल मेनोपॉज, बट मेल्स ऑल्सो अंडरगो मेनोपॉज, लेकिन उनका जो फ्लक्चुएशन ऑफ हॉर्मोन्स है वो बहुत माइक्रो लेवल पे होता है आफ्टर एज ऑफ 50-55. वो टेस्टोस्टेरॉन धीरे 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 कम होता है
लेकिन इतना इंटेंस नहीं होता है कि दैट विल इम्पैक्ट देयर मूड, देयर नेचर। ठीक है, सो इसीलिए लाइक फीमेल मेनोपॉज को थोड़ा ज्यादा अटेंशन लगता है, थोड़ा ज्यादा केयर लगता है। आई गेस फीमेल के केस में उसके पार्टनर का उसमें इन्वॉल्वमेंट साइकोलॉजिकली, हाइजीनिकली प्लस उसके साथ रहना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। डेफिनेटली, बिकॉज जितना आप मतलब उनको ये फील कराओगे कि ओके इट्स ओके, यू आर देयर, क्योंकि ज्यादा करके डिस्प्यूट्स यही एज में होते हैं, दैट इज यू नो बिकॉज ऑफ फीमेल गोइंग थ्रू अ मेनोपॉज, तो उनके मूड स्विंग्स है, सो वो सब के वजह से जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। मेन मोनोपॉज का मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि ऐसा होता है करके क्योंकि ऐसे चेंजेस हमने देखे नहीं है, मतलब हमारे फादर्स के भी बॉडी में या फिर अदर एल्डरली जो मेल So, है। जब भी चेंजेस ऐसे माइक्रो लेवल पे होते हैं ना कि थोड़ा 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 करके हॉर्मोन्स चेंज हो रहा है, सो यू टेंड टू अडेप्ट, कि भाई हाँ वो अडेप्शन आ जाता है। बिकॉज जैसे हम बोलते हैं कि डाइट, हम अगर जैसे कोई हमारे पास वेट मैनेजमेंट के लिए आता है, तो अगर हम ट्रांजिशन ऑफ डाइट स्लो होता है ना, कि धीरे धीरे हम उनकी हैबिट्स चेंज कर रहे हैं, तो वो अडेप्ट हो जाते हैं, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर सडनली हम उनका डाइट चेंज करें तो दे विल ऑल्सो फील यू नो कि समथिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इन देयर बॉडी। सो वैसे ही बिकॉज वो एक ही हार्मोन है और वो ग्रेजुअली यू नो डिप्लीट होते जाता है, सो उस वजह से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक रिएक्शन नहीं फील कर पाते हैं। थोड़ा सा हम टॉपिक अलग लेते हैं, अभी पेशेंट्स की तरफ जाते हैं। जैसे आपने कहा था कि आप पेशेंट को भी हील करते हो, उनको भी कंसल्ट करते हो, तो ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जो आपके पास रेगुलरली आते हैं? ऑफ लेटली लाइक यूजुअली जैसे मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस करती हूँ, तो आई हैव पेशेंट्स रिलेटेड टू डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस, और वेट मैनेजमेंट इज ऑलवेज देयर, ये सारी चीज़ों के साथ। ऑफ लेटली आई हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग विद गट इश्यूज। सो वो गट इशू वाले क्लाइंट मेरे पास अभी फिलहाल ज़्यादा है, सो विच इज़ अगेन रिलेटेड टू योर डाइट, बिकॉज गट इज द फर्स्ट एक्सपोजर यू गिव टू योर फूड। ठीक है, सो अगर खाना आपका ठीक नहीं है तो गट इश्यूज वहीं से स्टार्ट होते हैं, एंड देन गट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट कैन अफेक्ट एवरीथिंग। बिकॉज अगर आपके जो ऑर्गन्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अगर गट अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो वो आपके ऑर्गन्स भी काम नहीं करेंगे। सो गट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। आई गेस जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, मतलब किसी एक्सीडेंट में है या फिर कुछ इंजुरीज हुई है उनको, तो ऐसे पेशेंट्स को भी एक साइकोलॉजिकल और प्लस एक न्यूट्रिशन वैल्यू का भी एक सपोर्ट लगता है। डेफिनेटली लगता है। सो एक्सीडेंट केसेस में देयर इज यूजुअली अ लॉट ऑफ यू नो ब्लड लॉस है या बोन फ्रैक्चर हुआ है, तो यू हैव टू सप्लीमेंट विद कैल्शियम, एंड रिकवरी के लिए ऑलवेज यू हैव टू गिव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मेजरली ग्लूटामिन, सो दैट रिकवरी ज़्यादा हो। सो ये सारी चीज़ों में न्यूट्रिशन डेफिनेटली रोल प्ले करता है, सो दैट द रिकवरी इज फास्टर। जो बहुत सारे पेशेंट्स नहीं फोकस करते हैं, यू नो लाइक उनको ऐसा है कि दवाई चालू है हील होगा, दवाई चालू है हील होगा, लेकिन अगर आपको वो हीलिंग प्रोसेस क्विक करना है और इफेक्टिव करना है, सो देन डेफिनेटली यू नीड गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन गोइंग इन। रिवर्सिबल डिसीज है, वो है डायबिटीज़, जिसको कहा जाता है कि हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन से स्टेज पे है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, या फिर क्या क्या हमें उसमें और ऐड करना पड़ेगा हमारे खाने में, ताकि जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो प्रॉपरली मिले और डायबिटीज कम होते जाए? सी डायबिटीज मैनेज करने के लिए दो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एक है फाइबर और प्रोटीन। सो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में हम ये यू नो 100% श्योर करते हैं कि एवरी मील हैज़ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन इन इट, सो दैट उनके जो शुगर्स है वो नेचुरली फूड से बैलेंस हो। ऑफ कोर्स वी डोंट आस्क देम टू गो ऑफ मेडिसिन इमीडिएटली, लेकिन जैसे जैसे उनके शुगर्स बैलेंस होते जाते हैं, दे विजिट देयर फिजिशियंस, सो उनके शुगर के हिसाब से वो मेडिसिन का डोजेज कम 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 करते हुए हम फिर उसको withdraw कर लेते हैं from medicines, and then they have to be on a diet, but then they have to follow the same eating pattern जो हमने develop किया है for reversing diabetes. Okay, because diabetes is lifestyle related, food related. अगर आप वापस से खाना उतना ही खा रहे हो जितना पहले खाते थे, तो you will increase your blood sugar again.
सो वो चीज का बहुत ध्यान रखना है. एंड अगर आपका बॉडी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, अगर आपका बॉडी इंसुलिन बना रहा है, देन यू कैन रिवर्स इट. इफ यू आर एट अ स्टेज वेयर बॉडी हैज स्टॉप्ड सिक्रीटिंग इंसुलिन एट लाइक इंसुलिन बना ही नहीं रहा है, सो इन दैट केस इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू रिवर्स, बिकॉज हमें शुगर बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन तो चाहिए, लेकिन बॉडी में अगर इंसुलिन है ही नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं. सो जैसे टाइप 1 डायबिटीज होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है. दैट मीन्स के ये यूजुअली बच्चों में ज्यादा पाया जाता है कि विथ एज ही उनकी पैनक्रियाज कम इंसुलिन बनाती है, और जैसे ही वो थोड़े से ग्रो होते हैं तो इंसुलिन प्रोडक्शन ही पूरा खत्म हो जाता है. लाइक दे आर नो मोर मेकिंग इंसुलिन. सो इन दैट केस यू कैन नॉट रिवर्स. उनको इंसुलिन तो देना ही है बिकॉज बॉडी नहीं बना रही है. मतलब वो इंजेक्ट करना पड़ता है हमेशा. यस. तो इसके ऊपर कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू से हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. हम डेफिनेटली शुगर बैलेंस कर सकते हैं. सो जो इंसुलिन लेते हैं उनके लिए भी न्यूट्रिशन प्लान होता है कि वो कितना यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन में उनको कितना खाना खाना है. तो जब भी आप इंसुलिन का डोज लेते हो तो यू कैनॉट ईट लेस, यू कैनॉट ईट मोर, यू हैव टू ईट एज पर द डोजेज ऑफ योर इंसुलिन. ऐसे और कौन सी डिसीज है कि जो हम रिवर्स कर सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल इजीली रिवर्स कर सकते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो लाइक लाइफस्टाइल रिलेटेड. PCOS है वो रिवर्स कर सकते हैं. थायराइड अर्ली स्टेज में रहेगा तो वी कैन रिवर्स थायराइड. लेकिन हमें हमारा जो डाइट है वो प्लान उसी हिसाब से चलना चाहिए कि ताकि वो फिर से ना बढ़े. सो बेसिकली जब हम न्यूट्रिशन प्लान देते हैं ना, सो वी ट्राई टू मेक देम रियलाइज दैट व्हाट इज द नीड ऑफ द बॉडी एंड आपको क्या खाना है अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो. सो फॉर एग्जाम्पल एनी रिवर्सल प्रोग्राम कम्स विथ 3 months मिनिमम एंड इट कैन गो अप टू 1 year. सो इन दैट स्पैन ऑफ 1 year उनको फिर पता चल जाता है कि मुझे क्या क्या चीज खानी है. अगर कुछ रॉन्ग खा रहे हैं तो वो कभी खा सकते हैं, कितने प्रपोर्शन में खा सकते हैं, व्हाट इज द अपर लिमिट, व्हाट इज द लोअर लिमिट, वो सब उनको हम गाइड करते हैं थ्रू दिस सेशंस व्हाट वी हैव इन स्पैन ऑफ 1 year. सो वो काफी सारी चीजें सीख जाते हैं. यू कैन से दे आर देन यू नो न्यूट्रिशनिस्ट फॉर एटलीस्ट देयर बॉडी. दे नो क्या खाएंगे तो उनके बॉडी में क्या चेंजेस होगा, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट. सो वो हिसाब से देन दे गेट ट्रेन्ड एंड देन फिर वो सस्टेनेबिलिटी देता है बिकॉज दे कीप फॉलोइंग दैट. एक सबसे लोगों को पसंद आने वाला मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि चीट डे कैसे प्लान करना चाहिए? सो मैं यूजुअली मेरे क्लाइंट्स को ऐसे ही बोलती हूँ कि अगर आपको चीट मील लेना है, चीट डे तो नहीं होता है, लाइक इट्स नॉट कंप्लीट डे कि आप कंप्लीट डे चीट कर रहे हो. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो देन ऑल्सो आई आस्क देम टू ईट माइंडफुली. अगर आपको लगता है कि हेल्दियर ऑप्शंस है तो पहले आप वो ऑप्शंस थोड़े से खा लो, जैसे सैलेड हो गया, सूप हो गया, कुछ स्टर फ्राई वेजीज हो गया, सो बेक स्टार्टर्स है, तो वैसे कुछ खा लो पहले एंड देन यू गो ऑन द रेस्ट ऑफ द फूड विच इज देयर एंड ट्राई टू कंट्रोल द पोर्शन. बिकॉज जब हम बाहर खाते हैं तो हम क्वांटिटी स्टिल हमारे हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी वी कैनॉट कंट्रोल. सो बिकॉज वी डोंट नो व्हाट क्वालिटी ऑफ फूड इट इज, यू ऑलवेज हैव इट इन अ स्मॉलर पोर्शन. सो जब भी आप ट्रैवल करते हो तो वो एक एक्सेप्शन है. अदरवाइज अगर वीकेंड्स पे जैसे मेरे क्लाइंट्स को चीट करना होता है तो आई ट्राई टू टेल देम टू गो ऑन अ लंच और अ ब्रेकफास्ट रादर देन गोइंग फॉर डिनर. बिकॉज वही है कि अगर आप लंच में थोड़ा सा भी चीट कर रहे हो तो आपके पास पूरा दिन है वो जो कंज्यूम किया है उसको यूटिलाइज करने के लिए. सो फर्स्ट हाफ इज ऑलवेज अ बेटर यू नो प्लान टू हैव योर चीट मील. मतलब आपने दिल तोड़ दिया कि हम पूरा दिन नहीं चीट कर सकते. अभी आप कितना फ्रीक्वेंटली चीट कर रहे हो, ठीक है, और आपके हिसाब से चीट क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है. कितना इंटेक हम कर रहे हैं, कितना आप अगर सपोज आप पूरा का पूरा पिज्जा खा रहे हो तो दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग. बट मे बी यू नो यू हैव अ बोल ऑफ सैलेड, अ बोल ऑफ स्टर फ्राई सैलेड और सम बेक स्टार्टर और उसके साथ 2 पीस पिज्जा खा लिया तो देन इट्स ओके. बट देन ईटिंग जस्ट पिज्जा एज अ मील वुड बी डेफिनेटली रॉन्ग. सो आपने पूरे वीक में जो भी एफर्ट्स लगाए हैं टू बी हेल्दी, सो दैट इज 0 ऑन अ वीकेंड. तो अगेन वापस से आप 0 से ही स्टार्ट करोगे. जो डिटॉक्स का प्रोसेस है हर एक डॉक्टर या फिर उसकी जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से वो चेंज होता है. आयुर्वेदिक में अलग है, कोई डॉक्टर मेडिसिन के ऊपर करते हैं, कोई डॉक्टर्स है जो अल्कलाइन वाटर यूज करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो क्या रहनी चाहिए?
सी जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे बॉडी में लिवर इज अ ऑर्गन दैट हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई, ठीक है, जो भी टॉक्सिन्स है उसको फ्लश करने का काम लिवर का है. सो अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं है, मतलब अगर एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, आप अल्कोहल बहुत फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं, सो आपका कहीं ना कहीं लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है. जैसे ग्रेड 1 फैटी लिवर होता है, ग्रेड 2 फैटी लिवर होता है, तो लिवर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है. फिर आप कितना भी डिटॉक्स मेडिसिन लीजिए, डिटॉक्स ड्रिंक लीजिए, डिटॉक्स डाइट करिए, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑर्गन विच हेल्प्स यू डिटॉक्सिफाई. सो लिवर हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. एंड ये जो डिटॉक्सेस वगैरह होते हैं, हर्बल है या डाइट के थ्रू, सो दैट इज अल्कलाइन वाटर जैसे आपने बोला. सो बेसिकली इट हेल्प्स टू बैलेंस द अल्कलाइनिटी बॉडी में मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. और your output of urine increases so that body is detoxified, because urine के थ्रू काफ़ी सारा टॉक्सिन्स फ्लश होने में हेल्प कर सकता है, प्रोवाइडेड आपका लिवर हेल्दी हो. तो ऐसे कौन से फूड आइटम है कि जो हम रेगुलर कंज्यूम कर सकते हैं ताकि ये डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये साइलेंटली चलती रहे? So you look out for food which are high in antioxidants. So जो dark color के fruits and vegetables है, purple है, green है, red है, so you try to include all of those. But for a basic knowledge, you try to include more colors to your diet. ओके, सो अगर हम फ्रूट भी खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एवरीडे एक ही फ्रूट खा रहे हैं कि मैं रोज एक बनाना खाता हूँ, रोज एक एप्पल खाता हूँ. नहीं, ट्राई टू चेंज योर फ्रूट. मोर कलर्स मीन्स मोर विटामिन्स एंड मिनरल्स, मोर एंटीऑक्सीडेंट्स एडेड टू योर डाइट, सो दैट विल हेल्प यू टू बैलेंस. तो हमारा आज का ये एपिसोड था, डाइट के ऊपर था, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के ऊपर था. तो आपको ये कैसा लगा? काफ़ी आई होप कि आपके ऑडियंस को काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन मिले इससे. एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉर मोर सच पॉडकास्ट वेर वी कैन एजुकेट योर ऑडियंस, मे बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक और समथिंग लाइक दैट. थैंक यू सो मच. आपने यहाँ पे आके हमारे साथ में काफ़ी अच्छा एक नॉलेज शेयर किया, काफ़ी इंसाइट्स दिए, खास करके मेरे कॉफ़ी के बारे में. थैंक यू सो मच. इट वॉज ऑल माई प्लेजर. सो ये वीडियो में काफ़ी सारे ऐसे मिसकंसेप्शन थे वो डिसेपल हुए हैं. काफ़ी चीज़ें हमने समझी है, क्या हमें करनी चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसे गुड प्रैक्टिसेस है और कौन से ऐसे बैड प्रैक्टिसेस है जिसको हमें तुरंत बंद करना चाहिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा खाना हमें वाइजली चूज़ करना है ताकि हम हमारे एज ग्रुप के हिसाब से हमारे फूड को एंजॉय कर सके. मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि ऐसे ही अच्छे गेस्ट लाने के लिए हमें कुछ नाम सजेस्ट कीजिए, टॉपिक सजेस्ट कीजिए, ताकि हम आपके साथ में एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा नॉलेजेबल कंटेंट रख सके. सो थैंक यू सो मच. ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जय हिंद.